फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हुक्म ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/2 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, फैज़ की नज़्म से आगाज़ करूँगा कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म जाँ बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशात के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्ता बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जो फिस्तायत, जबर और जुल्म की दास्तान रकम हो रही है, उसकी नज़ीर हमें माजी में नहीं मिलती। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इस वक्त पसे जिंदा हैं, जेल में हैं, और उनके जो आगे से मानने वाले हैं, उनके नजरिया मानने वाले वो सियासतदान जो पाकिस्तान की मुश्किल तरीन घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, आज वो भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि जो जुल्म की दास्तान रकम हुई, मैंने पहले कहा कि उसकी नजीर नहीं मिलती। लोगों की माएं, बहनें, बेटियां जो हैं, उनकी इज्जत व आबरू जो है वो महफूज नहीं रही। जो जुल्म और जो जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे उठा, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त इलेक्शन का बोल बाला है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा, वो तो दरकिनार, यहाँ पे फील्ड ही नहीं मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग, जिन्होंने मुश्किल से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, इलेक्शन में आए, अब इलेक्शन 8 फरवरी को है, चंद दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो मैदान में आने दिया जा रहा है, ना उनके वर्कर को आने दिया जा रहा है। उसके बावजूद इमरान खान लोगों के दिलों में जिंदा है, और पाकिस्तानी कौम ने यह तहैया किया है कि जो मर्जी हो, इस दफा इस सिस्टम को मात देनी है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान के एक ऐसे टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं जो 100% इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े रहे। उन चंद बावफा लोगों में से थे जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में जो है वो सरेंडर नहीं किया, जुल्म सहा। आज 9 महीने से अपनी फैमिली से दूर, इलेक्शन में जरूर खड़े हैं, लेकिन कहीं बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, क्योंकि जालिम उनके पीछे हैं। जी हाँ, पीपी 173 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब जुबैर खान नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब जी आसिफ भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्टली। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपको तकरीबन 9 महीने से ज़ायद हो गया कि आप अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से जो है वो दूर हैं इस वक्त। तो बच्चे और फैमिली याद नहीं आती आपको? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ, बट मेरी यानी कि मेरी वालदा, तो मेरी बहनें, फैमिली तो है ना? जी जी फैमिली है, और बड़ी मुश्किलात देखी उन्होंने मेरी वजह से। सबने बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एक्सटेंडेड फैमिली ने बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी। बिल्कुल सही है। तो ये कैसा, ये जिस मेंटल टॉर्चर से इस वक्त पूरी कौम गुजर रही है, जिस मेंटल टॉर्चर से आप गुजरे हैं, कुछ थोड़ा सा उसका पहले अहाता करें कि आप ने जो तकालीफ सही, आप पे कितने मुकदमे इस वक्त बनाए हुए हैं, और आप उन मुकदमात का जवाब देने के लिए क्या इस वक्त कर रहे हैं? लेकिन जो मुकदमात इन्होंने बनाए हुए हैं वो तो सारे ही हमें बता भी नहीं रहे, ठीक है, जी। और शायद उनमें से एक भी मुकदमा सच्चा नहीं है।
मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। मैं अब गालिबन 38 साल से ज्यादा की एज हो गई है मेरी, और 25 मई 2022, आज से 1.5-2 साल पहले, जब हमारी तहरीक, जब रिजीम चेंज हुआ था 9 अप्रैल को, और उसके बाद 25 मई को आपको याद होगा एक लॉन्ग मार्च हमने करना था। जी बिल्कुल। तो उस 25 मई को ये जो आपने बल्कि अपनी वो जो सारा ये दिखाया है, उसमें 25 मई वाले वो जो सोटे थे वो मुझे 25 मई को पड़े थे जी दिखाएं जरा पुलिस दोबारा से। प्रोड्यूसर साहब। जी जी और वो जो जी जी सोटे थे वो 25 मई, और 25 मई की सुबह 5 बजे, अभी वो सोटे उसके मुझे कुछ 7 घंटे बाद पड़े, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे पड़े दोपहर के। लेकिन सुबह जो है ना 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे मैं, खैर इनफैक्ट मैं जब उठा हूं सुबह 7:30 बजे, तो मुझे नहीं पता लगा, मुझे 8:30 बजे फोने आना शुरू हो गई पार्टी की तरफ से कि आप पे पर्चा हो गया, और मरियम ने ट्वीट किया हुआ है आपके खिलाफ जो पर्चा है। और वो पर्चा ये था कि कोई रात को मेरे घर रात को रेड पड़ी है, जिसमें, और पर्चे में लिखा हुआ है कि वो मेरे एक रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार के घर रेड पड़ी है, और लिखा हुआ है कि 28 बंदूकें बरामद हुई हैं। जुबैर नियाजी हमने रेड की और 28 बंदूकें बरामद हुई हैं। जी। तो 28 बंदूकें बरामद होने का मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा उन्होंने सुबह 5 बजे काट दिया था। बिल्कुल सही। तो उस वक्त आपको अच्छा, पता मुझे है कि पुलिस बाद में जिमनी इलेक्शन, वो पर्चा मेरी जिंदगी में पहला पर्चा था मेरे पे। यानी इतनी एज में आके इंसान, इतनी मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, जवानी गुजारी है, जिंदगी का पहला पर्चा मुझ पे 25 मई 2022 को हुआ। और किस बात का पर्चा होता है कि इसने इस केस के घर से जी हमने 28 बंदूकें बरामद की हैं। जी। तो जो हमारे कुछ रिश्तेदार नून लीग में भी हैं, वो उन्होंने मेरी वालदा को फोन किया सुबह उठते साथ ही। तो उन्होंने कहा कि कोई रेड तो पड़ी होगी, अगर इन्होंने 25 अगर बंदूकें गलत डाली हैं तो रेड तो असल होगी ना, रेड तो पड़ी होगी। तो मेरी वालदा ने कहा कि कोई रेड भी नहीं पड़ी हमारे घर जिसकी ये कहानी सुना रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये इतना लॉलेसनेस हो गई है इस मुआशरे में, सिर्फ जी हुजूरी करने के चक्कर में, जो जी हुजूरी की करनी है ना इन्होंने, वो जो अमेरिका बहादुर की, उसके चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब का रिजल्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट होता है। जुबैर साहब, ये जो आईजी पंजाब और खास तौर पे पंजाब में और फिर लाहौर में जो सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। आपकी ये पिस्तौल और गन्स वाले मुकदमों का भी हमें पता चलता रहा, लेकिन जो लाहौर में हुआ, जमान पाक में हुआ, आप फ्रंट लाइन पे खड़े रहे। मुझे ये बताएं कि आपकी एक वीडियो भी चली जिसमें जिस वक्त इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी, जिसका कि मजाक कल वो जाती उमरा वाली खातून ने अपने जो छोटी सी जलसी की उसमें भी किया। तो जिस वक्त खान साहब को गोलियां लगी तो उस वक्त हमने देखा कि हमने आप दीदा देखा और परेशान देखा। थोड़ा सा हवाला जरा उस मोमेंट का भी बताएं कि जब आप वहां पे मौजूद थे। देखिए, वो मैं खान साहब के चंद कदम पीछे खड़ा था मैं, और अचानक से वो फायरिंग का, शदीद फायरिंग का आवाज आई, और मैं क्योंकि सेंटर में खड़ा था बैक साइड पे, मैंने जहां से नीचे की तरफ मैंने देखना शुरू कर दिया कि किसने फायर किया और क्या हुआ, और मैं उस चक्कर में पड़ गया। और वो जिस तरफ वो बंदा भाग रहा था फायर करने वाला, मैं उसको फॉलो करने लग गया कि देखूं कि किस तरफ गया। तो थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा जब कंटेनर पे, तो सारे आगे फ्रंट पे सारे लेटे पड़े थे, बिल्कुल सब लेट गए थे। वहां से मुझे वो खतरा महसूस हुआ। मैंने कहा ये लगता है मैं डर गया, और मैं उस वक्त वहां पे मेरे जो है जज्बात काबू में नहीं रहे, और मैंने थोड़ी देर बाद खैर मेरी नजर पड़ी तो खान साहब ने अपना सर उठाया और हाथों से वो अपने आप को उठाने की कोशिश की।
तो मुझे दिल में जी एक वो पैदा हुआ कि जैसे अब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं, मतलब जैसे होता है ना, एक सिचुएशन ऐसी बनी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इनको उठा के नीचे ले जाने की कोशिश करूं। तो मैं आपको एक इत्तफाक बताता हूं अल्लाह ताला की तरफ से। जहां पे ये फायर हुआ, एग्जैक्ट 1112 के दफ्तर के सामने फायरिंग हुई। एग्जैक्ट इंच बाय इंच 1112 का सामने बड़ा मेन हेड ऑफिस था। तो मैंने मुझे एकदम से लगा कि शायद अगर मैंने उठाने की कोशिश की तो मैं कहीं और जख्मी ना कर दूं उन्हें या क्या। तो मैं वो 122 वाले फौरन ऊपर को आ गए। वो ऊपर जैसे ही आए तो मैंने उसके बाद मैंने अपनी ड्यूटी समझ ली कि अब मैं रास्ता क्लियर कराता हूं, अब मुझे रास्ता क्लियर कराना है। तो ये अगर आप जो विजुअल दिखा रहे थे ना, जहां से ये शुरू होता है विजुअल, वो मैं रास्ता क्लियर कराने मार रहा था कि हटो और क्लियर करो रास्ता। और फिर रास्ता क्लियर किया, फिर मैं नीचे जाके मैंने पहले एम्बुलेंस की जगह बनाने की कोशिश की। तो एम्बुलेंस वहां पे एकदम अचानक से डिसीजन हुआ कि एम्बुलेंस पे नहीं लेके जाना, उस खान साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी पे लेके जाना है। फिर हमने एम्बुलेंस को दीगर जख्मियों के लिए एम्बुलेंस को कर लिया, और फिर खान साहब की हमने जो थी ना बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह बना के आगे लेके आए, और फिर खान साहब को उसमें बिठाया। और फिर डिसाइड ये, क्योंकि इनिशियल जो पट्टियां थी खान साहब को, वो जो फर्स्ट एड थी वो 1122 के उन्होंने वॉलंटियर्स ने दी। उसके बाद फिर हम थ्रू आउट खान के साथ लाहौर तक आया। जब हम काला शाह काकू पहुंचे तो पंजाब गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो हमें ऊपर से नजर आया। काला शाह काकू तक हम जब जीटी रोड से काला शाह काकू पहुंचे तो मुझे याद है उस वक्त इनफैक्ट जीटी रोड क्लियर करा दिया गया था। जीटी रोड किसी हद तक रश या इत्तेफाक से रश नहीं था या पता नहीं क्या था, बहरहाल जीटी रोड पे हम काफी बेहतर अंदाज में हम मूव कर रहे थे। फिर जब हम काला शाह काकू पहुंचे तो फिर हुआ कि अब ये ट्रांसफर करना हेलीकॉप्टर में और ये बड़ा हो जाएगा। तो फिर इंटरचेंज का रश था या जो भी था, फिर हम पहुंच गए। तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया और बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आप इनकी छोटी-छोटी जलसियाँ देख रहे हैं नून लीग की, उन्होंने खानेवाल में भी किया और हाफिजाबाद में भी किया। लेकिन मरियम नवाज़ जो है, वो खान साहब की व्हीलचेयर को और प्लास्टर को लेके बहुत ज़्यादा अभी भी जो है इस हवाले से गुफ्तगू करती हैं। तो बिकॉज़ आप तो आई विटनेस थे, तो आप हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस के ये इस हद तक गिर चुके हुए हैं कि यानी कि एक इतने बड़े सानहे को जिस तरह मजाक बनाया जा रहा है। मैं सर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वो एक ना मुशर्रफ का ना वजीर कानून होता थे वसी जफर साहब। मुशर्रफ के ना वजीर कानून होते थे वसी जफर। तो हम उस वक्त ना स्टूडेंट एक्शन कमेटी और हम स्टूडेंट एक मूवमेंट जरा यंग थे, लेकिन उसी एज में एक सबक मिल गया। इनफैक्ट शुक्र है मैंने खुद ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी उनके साथ। एक रिपोर्टर किसी टेलीविजन का कोई चीफ जस्टिस की रैली लाहौर आ रही थी, अदलिया मूवमेंट चल रही थी, तो वो लाहौर आनी थी रैली चीफ जस्टिस की। तो उस दिन वसी जफर साहब का ना बाईपास का ना ऑपरेट था डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में जी। तो वसी जफर साहब के पास रिपोर्टर पहुंच गया। उन्होंने कहा जी कि तंजिया अंदाज में रिपोर्टर ने माइक आगे किया। उस दौर में तो आपको पता है बहुत ज्यादा ताकत थी मीडिया की। जी बिल्कुल बिल्कुल इनकार नहीं। तो वसी जफर साहब को उसने सवाल किया और वसी जफर साहब एडमिट है, बाईपास ऑपरेशन के लिए एडमिट है जी। और उसको सवाल करता है कि ऑल्दो मैं मुशर्रफ के भी खिलाफ था और उस वक्त वसी जफर के मौकफ के भी खिलाफ था, लेकिन मैं आपको अर्ज करना यह चाहता हूं कि वसी जफर साहब को उसने सवाल किया कि ये आपका वाकई में ऑपरेशन होना है बाईपास का, या आप लाहौर में जो रैली आ रही है उसके खौफ से एडमिट हो गए हैं। अच्छा, अब ये तंजिया अंदाज में जैसे हम यंग लोग थे तो वो कहने को तो बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उस वसी जफर ने जो जवाब दिया ना, उसके बाद ना मेरी जिंदगी को तो मुझे सबक मिल गया फौरी तौर पे। हम छोटे थे, वसी जफर साहब ने उसको जवाब दिया कि अल्लाह करे, मैं मरियम नवाज को कहता हूं अल्लाह ना करे, लेकिन वसी जफर साहब ने उस एंकर को जवाब दिया था कि अल्लाह करे किसी दिन तुम्हारे वालिद को यह बीमारी हो
तो मैं फिर तुमसे डेट डॉक्टर देता है या खुद बंदा आके अस्पताल एडमिट हो सकता है? बेहतरीन, आपने बिल्कुल बड़ी आपने जो है ना बात को ठीक पहुंचा दिया। अब मुझे ये मैं बताइए अभी भी कि कहता हूं अल्लाह ना 9 करे किसी के वालिद बिल्कुल, को, मरियम नवाज के वालिद से हमें शदीद नफरत है, वो चोर है, वो भगोड़ा है, लेकिन मैं इस एज अ पाकिस्तानी मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी पाकिस्तान के नोन पर्सन को, किसी भी इंसान को मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कभी अल्लाह ताला इस तरह का वो दुख दे या इस तरह बिल्कुल की सही। जो ना। बिल्कुल, ये यही ज़र्फ़ का फ़र्क है। यही फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर हैं, उन्होंने जिस तरह अपने वर्कर्स को और जिस तरह अपने लोगों को तैयार किया, ये फ़र्क है इस वक़्त ख़वातीन हज़रात जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब हम इस वक़्त ट्विटर पर भी लाइव हैं, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे और रंबल पर लाइव हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें ज़ुबैर खान नियाज़ी से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक 9 मई का जो वाक़या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे इस वक़्त इस्तेहकाम पार्टी में मौजूद हैं, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान के खिलाफ करते जा रहे थे, वो तो लॉन्ड्री से धुल के तो साफ होते जा रहे थे। मुझे ये बताइए कि आप 9 मई को कहाँ पे थे? और दूसरा, क्या आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल आई? देखें जी 9 मई को ना हमने तहरीक इंसाफ ने तो कॉल दी थी लिबर्टी चौक की। अच्छा, लिबर्टी बिल्कुल, चौक हम गैदर हो गए थे। लिबर्टी चौक जैसे ट्रेडिशनली मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था, और लिबर्टी चौक याद रखिएगा मुराद रॉस का हल्का है। मुराद रॉस हमारा एक्स बिल्कुल। वजीर है जो इस वक्त आईपीपी का जी, जो स्पोक्स पर्सन इस्तेहकाम बना हुआ है। पार्टी में है इस वक़्त। जी, ठीक है, वहां पे हम सारे गैदर होते हैं और वहां पे कुछ ऐसे अनासर वहां पे मौजूद होते हैं, ऐसे अनासर उसमें मौजूद होते हैं जो उसकी तो वहां पे विजुअल कहते फुटेज भी हैं। ज़ुबैर साहब, उसकी बहुत सारी विजुअल फुटेज भी मौजूद है कि वो जो लोग जिन अनासिर का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पे ऐड होते हैं रैलीज़ में। वो पूरा डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी वो गले पड़ते हैं, वो मेरे भी गले पड़ते हैं। वो कहते हैं कि चलो वहां पे जाना है, वो क्या कहते हैं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। अच्छा, कोर कमांडर हाउस की तरफ भी जाना है तो चौक हमारी नजर में तो एक चौक किसी भी एहतजाज को करने के लिए कोई जगह ममानियत नहीं है पाकिस्तान की, मां सवाए वो किसी की मजहबी दरसगाह हो या मजहब की जगह हो या कोई मामला हो। दुनिया में हर जगह एहतजाज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका एक कहता हूं कि जो 3 नवंबर 2022 को जब खान साहब को गोली लगी थी ना, जी, जी, बिल्कुल। तो तब भी पीटीआई के कारकुनान गवर्नर हाउस में इकट्ठे थे और वहां से वो कोर कमांडर हाउस की तरफ चले गए। और वो ठीक। जब पुल पुल क्रॉस किया उन्होंने, जो कि बनता है फोर्ट्रेस का कैवलरी पुल, वाला फोर्ट्रेस का पुल, जी। माल रोड से सीधे जाएं तो फोर्ट्रेस का पुल बनता है। जी, जी, बिल्कुल। जब 3 नवंबर को वो कारकुनों ने वो फोर्ट्रेस का पुल पार किया, तो उनके पहुंच, क्योंकि वो यहां से चले तो टाइम लगता है ना पैदल पहुंचने में, उनके पहुंचने से पहले लाहौर के 5 एसपी वहां पहुंच चुके थे, जिनको कैंटोनमेंट की इंतजामिया ने खुद बुलाया था। ठीक है, तो जब जी, ये वाला क्राउड जा रहा था तो इस वाला ना बंदा था ना बंदे की जात थी। हम समझ बिल्कुल, रहे थे कि ये शेरको पुल से जाने लगेंगे तो बस वहीं पे ये एहतजाज हो जाएगा, रिकॉर्ड बिल्कुल, एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा वहीं पे। ये हम समझ रहे थे, बड़े बड़े कन्विंसिंगली हम समझते थे कि वो शेरको पुल के आगे नाका लगा होता है और वहीं पे बिल्कुल, जो लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड शिकॉर्ड कराना है, बस वहीं तक रिकॉर्ड हो जाएगा। बट वो बिल्कुल। वॉक ओवर था, वो वॉक ओवर मिला हुआ था। वो वहाँ से सब लोग और उठ चुके थे, वहाँ से सारी पिकेट्स हट चुकी थी, कोई बंदा नहीं वहाँ पे मौजूद था। वो किसने उठाया? हेलीकॉप्टर पे तो कोई नहीं गया ना, वहां पे तो लोग पैदल गए हैं ना। तो पैदल तो जी, खबर ऐसे चलती है ना, जैसे पैदल पहुंचते पहुंचते तो सारे इंतजाम हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इनफैक्ट पहुंचते पहुंचते रिवर्स इंतजाम हो गए कि कोई नहीं था आगे से। सो पॉइंट बिल्कुल ये है ऐसा कि ही जो था। पब्लिक है ना, फिर उनको पब्लिक का एक जेन्युइन सेंटिमेंट होता है, फिर बीच में क्या कहते हैं, शैतानी मचाने वाले कुछ लोग आ जाते हैं। बिल्कुल,
देखिए, आप किसी जेन्युइन जगह पे भी एहतजाज करें ना, तो ज्यादातर लोग एहतजाज कर रहे होंगे पॉजिटिविटी में, यानी कि अपना किसी मकसद को लेकर कर रहे होंगे। बीच में बिल्कुल। नेचुरली जरा अच्छे किस्म के लोग होते हैं, उनको होता है कि ये कोई शीशा टूटना चाहिए, कोई गाड़ी टूटनी चाहिए, कोई एक आग लगनी चाहिए, ये होते हैं। तो जब एहतजाज होगा तो मिक्स एंड मैच है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी चीज गैर कानूनी हुई है जी। तो वह या तो वो सबके लिए बराबर होगी। ये कोई रीजन नहीं है कि आप पार्टी छोड़ देंगे तो सब अच्छे की आवाज है और पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो सब अच्छे की आवाज नहीं है। अच्छा, आपको कॉल आई, मेरा सवाल ये था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल आई कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान को छोड़ दें और उसके बाद इजी हो जाएं, कोई मसला नहीं है, आपके पे भी कोई मुकदमा नहीं होगा, आप भी खुल के इलेक्शन भी लड़ें और इजी होके अपना सारा बिजनेस करें, नो प्रॉब्लम। ऐसा हुआ आपके साथ? जी राब्ते सर, हुए मुझे आपके? मेरे साथ मेरे हमदर्दों ने मुझे फोन किया कि वो हमसे हमारी बात हो गई है, आप बस ये कर दें। देखें, मैं जाती तौर पे तो देखें किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, किसी हम इदारे के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इमरान खान को कह दें कि इमरान खान का मौकफ हकीकी आजादी का गलत है। मैं उसके मौकफ के मैं मौत कबूल कर लूंगा। मेरी वालदा ने मुझे बहुत अपसेट हुई, बहुत बड़ा, ऑल्दो मैं मेरी वालदा ने जिस दलेरी से इस सारे इन मुश्किलात का सामना किया मेरी वजह से, मेरी वालदा ने इस बुजुर्गी में पुलिस ने उनको मारा। पुलिस, मुझे उस वक्त पूरा इतला नहीं मिल सकी, मेरे तक सिर्फ वो वीडियो पहुंची क्योंकि मेरी वालदा थोड़ी देर के लिए उनका फोन, अच्छा फिर दूसरी डकैतियां मारते हैं, डॉक्यूमेंट छीन रहे थे मेरी वालदा से, डॉक्यूमेंट तो छीन रहे थे, साथ टेलीफोन छीनते हैं, ये डकैती मारते हैं साथ आपकी पुलिस वाले। तो वो अभी जिन बैरिस्टर पुलिस गौहर के वालों घर से ने, भी फोन ही उठाए हैं उन्होंने। सर मैं कहता हूं फोन छोड़ें, जहां जहां मेरे लिए जहां जहां वहां से मेरे जूते उठा के ले गए हैं, किसी और जो कहीं मैं नहीं मिला, किसी और की चीजें उठा के ले गए हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मैं पूरी बातें अभी नहीं रिवील करना चाहता है, वो खौफनाक हकायक है। मेरे रिश्तेदार का रेस्टोरेंट है, वो मेरा भाई उनके साथ रेस्टोरेंट में वो करता था, पूरा रेस्टोरेंट लूट के ले गए हैं, पूरा रेस्टोरेंट का सारा सामान चोरी करके ले गए हैं जी, ठीक है। अच्छा, जो चोरी करके ले गए हैं, पर्चा कौन कटाए, किसके खिलाफ कटाए, आगे चलें। सॉरी, मैं वो डी ट्रैक हो गया, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि देखिए मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी ये मुश्किलात नहीं झेलना चाहता, और खास तौर पे किसी दौर में हमने अगर इस खित्ते में आजादी की जंग लड़ी थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, अंग्रेज जाती तौर पे यहां तब मौजूद थे, हाँ, वो तब भी रूल अपने स्टूजेस के जरिए करते थे। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। तो जो लोग यहाँ पे तहरीक चलाते थे, वो अगर आप हिस्टोरिकल जो मूवीज बनी हुई हैं इंडो पाक की, जो सब कॉन्टिनेंट की, ये जो सारी हिस्ट्री पे, और वो 1947 का जिसमें दौर दिखाया हुआ है जी। उसमें वो बहुत सारी होता था कि वो कहते थे जो अंग्रेज का गुलाम या अंग्रेज की मुलाजमत कर रहा होता था उस वक्त का ऑल इंडिया जो था सब कॉन्टिनेंट, तो वो लोकल्स उसको कहते थे तुम आगे से हट जाओ, हमारी लड़ाई तो तुम्हारे, हम तुम्हें नहीं डैमेज करना चाहते, तुम हट जाओ। देखिए, अभी भी हम स्टूजेस वहीं के वहीं खड़े हैं, शक्लें बदल गई हैं, पिछले फौत हो गए हैं, अगले आ गए हैं, हम जाती मफाद पे नेशन का मफाद कुर्बान कर देते हैं। नवाज शरीफ, आप मुझे गौर करें, नवाज शरीफ पहले दिन से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये बिल्कुल आपसे 100% एग्री करते हैं कि एक शख्स जो कन्विक्टेड क्रिमिनल, अदालतों का क्रिमिनल, जी, ये ऐसे नहीं है कि इमरान खान जो इसको कब दर्द पहुंचा है, इसको मुशर्रफ के दौर में भी जब पकड़ा गया था तो इसकी जेल जो थी ना, वो समझे इसके घर का कमरा सिर्फ शिफ्ट कर दिया था उन्होंने, तब भी इसका जो कमरा घर में था। जुबैर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काटना चाहूंगा, ब्रूस रीडल की जो अमेरिका के CIA का वो एजेंट रहा और फिर उसके बाद क्लिंटन के साथ वो रहा, उसकी किताब में खुद मेंशन है कि किस तरह उसने नवाज शरीफ को जो है वो यहां से जद्दा पहुंचाया। असल में सऊदीज तो सामने थे, लेकिन इनफैक्ट CIA ने काम किया। तो वो आपकी बात की सदाकत है और ये ऑन पेपर्स मौजूद है, ये हकायक मौजूद हैं।
सर ये तो आप देखें ना, मैं तो 1000 आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं ना। देखिए एमल कासी को हमने बकायदा जो ना अमेरिका को खुश करने के लिए उसको हवाले करते हैं, और एमल कासी से भी बड़ा खौफनाक जो दिन दहाड़े कत्ल करता है रेमंड डेविस। एमल कासी तो एक सिविलियन था ना, रेमंड डेविस उनका एक ऑफिशियल हमारे पाकिस्तानियों का कत्ल करता, ब्लैक वाटर का। बिल्कुल। और हम दोबारा से गिफ्ट करते हैं रेमंड डेविस उन्हें। तब पंजाब की गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तब पंजाब की गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की। ये वाकया है मार्च 2011 का। पंजाब की गवर्नमेंट लीग नून की, मुस्लिम लीग नून ने रेमंड डेविस के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कराया जी, क्योंकि दहशतगर्दी का पर्चा स्टेट की तरफ से होता है। उसके खिलाफ 302 का पर्चा मुद्दइयों की तरफ से कराया, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में इस्लाम इजाजत देता है दियत का, और उन्होंने कहा कि कमजोर लोग हैं, इनको दियत में फंसाएंगे। अगर आपको याद हो, वो जो लड़का फौत हुआ था, दो लोग फौत हुए थे, दो लोग फौत हुए, एक लड़का जो शहीद हुआ था, उसकी बीवी ने जहर खा के खुदकुशी कर ली थी, और उसके मरने से पहले आखिरी अल्फाज जो उसके हॉस्पिटल में थे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। यानी इंसाफ ना मिलना इंसान को इस हद तक रिएक्शन पे मजबूर कर देता है कि उसने अपनी जान ले ली। उस दिन मुझे बिल्कुल जो है ना समझ आई थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये क्यों हो रही है। और उसके बाद मुझे बताएं, जी मैं सॉरी, पॉइंट ये है कि रेमंड डेविस पे दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं था, लेकिन इमरान खान और जुबैर खान न्याजी पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और फिर माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट थी जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब की, सदर मुमलिकत थे आसिफ अली जरदारी, और वजीर आजम पाकिस्तान से जनाब यूसुफ रजा गिलानी, और उन्होंने बाकी फैसिलिटेशन की, उसको बड़े अच्छे अंदाज में, मतलब वीआईपी चार्टर्ड प्लेन के जरिए उसको वापस भेज दिया। तो इमरान खान साहब ने देखें, एक वो जो शऊर का जिन जो है उसको जो आजाद किया है, पाकिस्तान की सारी नई नस्ल तक जो है वो चीजें उस तरह खुल के सामने आ गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं। तो डोंट यू थिंक कि इन स्टूजेस का ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो छोटे छोटे मोरे हैं, जिनको कि वो पाकिस्तान में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब सबसे बड़ी दीवार डोंट यू थिंक कि इमरान खान ही उनके रास्ते में हैं? तो इंशाल्लाह डू यू थिंक कि ये जो इनकलाबी एक लहर मुल्क में इस वक्त आई हुई है, खान साहब खुद भी डिटरमिन्ड हैं, डू यू थिंक कि इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपके साथ होगी? मैं यासिर भाई आपको अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आपने ये प्रेडिक्शन चलानी है, अल्लाह ताला कामयाब करेगा इस प्रेडिक्शन को, अल्लाह की जात। लेकिन मेरा ईमान है ऐसा होगा। वो ईमान है कि इमरान खान के नॉमिनेटेड लोग, वो बतख पे हों, वो ढोल पे हों, वो चिमटे पे हों, वो रैकेट पे हों, वो पैराशूट पे हों, वो लैपटॉप पे हों, वो किसी भी निशान पे इमरान खान के जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को उनके निशान पता होंगे इलेक्शन के दिन आने तक। फिर उन्हीं निशानों पे वोट डलेगा अल्लाह की मेहरबानी से, और इतनी बड़ी तादाद में डलेगा कि इमरान खान के खड़े किए हुए तमाम जो खिलाड़ी हैं उनमें से मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जीतेगी, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होगी, और उसके बाद इनकलाब आएगा। इनकलाब ये नहीं होगा कि उनको वोट डाल गया, वो वाला इनकलाब ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी मौत पड़ रही थी और बल्ला छीन लिया इन्होंने, जिसकी इन्हें असल में मौत पड़ रही थी और बल्ला छीन। बिल्कुल ठीक है। अगला अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या। जी सुने सॉरी, बिल्कुल सही, ये प्रेडिक्शन, जी प्लीज मेजॉरिटी जीतेगी इमरान खान के नॉमिनेटेड लोगों की इंशाअल्लाह, और उसके बाद इस मुल्क में गैरत का इनकलाब आएगा। वो सारे सियासतदान गैरत खाएंगे और इमरान खान का साथ ना छोड़ने का ऐलान कर देंगे। मैं अभी बता देता हूं, ये जो बैठे हैं ना चमूने ममूने, ये जो लसूड़े बैठे हैं आईपीपी के और इधर उधर के जो लसूड़े बैठे हैं, ये लसूड़े ये मशहूर कर रहे हैं कि वो जो आजाद जीतेंगे ना,
वो सारे ना उनको कह दिया जाएगा अब तुम ज्वाइन कर लो अलीम खान को, अब तुम ज्वाइन कर लो जहांगीर तरीन को, अब तुम फलाना। याद रखिएगा मेरी भाई, पीपल्स पार्टी वाले भी उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले भी उसके बाद ना पीपल्स मीडिया पार्टी बंद वाले होगा, भी अभी सोशल यही मीडिया बंद कैंपेन होगा। कर रहे हैं। वो सर ये तो सौदा बेच रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि जो जीत भी गया तो हमारा ही है, तो फलाना है ढमकाना है। तुम जिताओ ना शेर को, तुम जिताओ ना तीर वालों को, तुम मेजोरिटी उनको जिता के फिर हमें साबित करो। तुम मेजोरिटी परवेज खटक वाले जिता के दिखाओ ना, तुम मेजोरिटी जिता के दिखाओ ना, फजलुर रहमान वाले मेजोरिटी पतंग वाले जिता के दिखाओ ना। अगर तुम पहले ही नारा लगा रहे हो, तुम्हें पता लग गया जीतने इनके ही हैं, और अपने आप को ना हौसला दे रहे हो, अपने लोगों को हौसला देने के लिए कि जो 2-4 इकट्ठे किए ना वो भी ना भाग जाएं, और बताना चाह रहे हो कि वो आजाद हमारे पास आएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, ये पब्लिक को फेस, ये कोई भी बंदा आज इमरान खान के नाम पे वोट लेके उसके बाद पब्लिक को फेस करके दिखा दे मुझे, ये उनको मैं आपको लिख के देता हूं, ये वो नहीं कर पाएंगे। जिसने इमरान खान का झूठ मूठ का भी नाम लेके वोट ले लिया ना, उससे भी आसानी से नहीं होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से टिकट जा रही है जिसको, हाँ उसमें होंगे थोड़े से, लेकिन जब वो देखेंगे ना मेजोरिटी जीत गई है, मेजोरिटी जीत गई है, और मेजोरिटी इस तरह फैसला नहीं दे। अब मुझे बताएं, इमरान खान के जो 7 लोग हैं, वो सारे लोग जो खान साहब का साथ छोड़ गए हैं, उनके साथ क्या कुत्ते वाली कवा हो रही है पब्लिक में, उनके साथ क्या हो रहा है, वो पब्लिक फेस नहीं कर, पब्लिक में नहीं निकल रहे हैं लोग। मैं उस बंदे की कदर करूंगा जो पब्लिकली नवाज शरीफ का नाम लेके जीते, मैं उसकी कदर करूंगा। भाई अपने सीट पे जीतो, और जिसका नाम ले रहे हो उसी के साथ रहो। इमरान खान का नाम लेके जो जीतेगा, और उसके बाद वो सोचेगा कि हम उधर हो जाएंगे, या अलीम खान मंडिया लगाएगा, या नवाज शरीफ मंडिया लगाएगा, जहांगीर तरीन मंडिया लगाएगा, चलो मैं जहांगीर तरीन को भी देख ले, मैं उठा कर लाया था बढ़ने, मैं लेके आया था फलाना, तू अब लेके आ जाए तो मैं तो देख लूंगा तुम कितने इकट्ठे कर लेते। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने, जी आप बात कंप्लीट करें, मैं फिर सवाल करता हूं। मेरा आखिरी जुमला रहता। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अभी आपने इलेक्शन का जिक्र किया, आपने कानून की हम बात कर रहे हैं, दोहरा कानून है, इलेक्शन कमीशन से वो नजरिया ज़रूरत जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारी इस यंगर जनरेशन ने वो कुछ देख लिया जो कि पहले हम शायद हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे। थैंक्स टू सोशल मीडिया और इमरान खान ने जो लोगों को आगाही और जो शऊर दिया, उसकी वजह से तमाम पर्दे हट गए। आइन इस वक्त कानून जो है वो दोहरा मयार, 2 दस्तूर जो है वो यूं लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन की आपने बात की, मैं ये चाहूंगा कि ये देखें हमजा शहबाज के जलसे में ये तस्वीरें चलाई हैं जरा, ये 100-100 रुपए के नोट फेंके गए, और वो जो इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, जिसके मुतालिक इमरान खान कह चुके हैं कि वो ये देखें, एक तरफ ये हिसाब किताब चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये देखें, ये 100 ये अवाम की तजलील भी हो रही है, अवाम की इज्जत नफ्स भी मजरूह कर रहे हैं, और ये इनका शेवा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बैनर्स उठा के जो है वो फेंके जा रहे हैं। ये जरा देखें। मेरा अगला सवाल आपसे, ये देखें, मेरा सवाल ये है आपसे कि इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, किस तरह लोगों को मुतहर्रिक करेंगे, किस तरह लोगों को लेकर आएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ थोड़ी सी बताएं गो, कि मुझे पता है कि इस वक्त आपके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। सर मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूं, ये जो हमारा लीडर है ना, हमारा मुर्शिद जो है इमरान खान, कितना विजनरी आदमी है। ये हमें आज से ना, जब से खान साहब को गोली लगी थी ना, तो लाहौर बैठ गए, तो हम लाहौर वालों को खासतौर पे कहते थे डोर टू डोर कैंपेन करो। खैर वो हमेशा से कहते थे हर इलेक्शन में, और मैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद वैसे ही कायल हैं डोर टू डोर के। हमने पिछले साल मार्च में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मई में इलेक्शन आ रहा है। पिछले साल अगर आपको याद हो, जो 90 दिन इन्होंने आइन तोड़ा, जिन पे आर्टिकल 6 लगता है, जिसकी वजह से मजबूरी थी कोई ऐसा वाकया करना जिसमें पीटीआई को बैकफुट पे करके तोड़ा जाए, फिर वो 9 मई करवा दिया गया। तो वो जो हमने कैंपेन की थी ना, हमारे वोटर ना हमारे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। एक बात, हाँ हमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, हम ग्राउंड पे उस तरह उतर के कैंपेन नहीं कर पा रहे।
फिर हमारे कारकुनों को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। हमारा आपको ने देख ही लिया कि पीटीआई को झंडा लाहौर में नहीं उठा सकती, कोई बंदा झंडा उठा के बाहर नहीं बिल्कुल। निकलने देते ये बैनर नहीं लगने दे रहे, पोस्टर नहीं लगने दे रहे। अच्छा, कहीं से आप करके कैंपेन गुजर भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, तो पीछे से उतार लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद मैं आपको बताता हूं, अल्लाह की फजलो करम से हम यूं समझें कि अपने वोटर को अपनी यूनियन काउंसिल्स में, अपने ब्लॉक कोड लेवल पे हमारी होमवर्क बहुत ज्यादा हुआ है, एक बात। उसके बावजूद हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड का फील्ड ही नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हम जीतेंगे और ये इनको सरप्राइज मिलेगा। नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि शायद मुझे लाया गया है और मैं कुछ जीत गया हूं। बेटा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल 1985 में खड़े हैं, जहां पे ये 81 में जन्नत जिलानी के गोद में बैठे थे और जन्नत जिलानी ने जन्नत जिया की गोद में बिठाया था, और वहां से जो है ना काका जो है ना फीडर पी पी के काका अभी भी फीडर पीने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, काका लेकिन ने अभी भी गोद काका में दो बैठे हुए हैं। काका कहता है मैंने बिल्कुल। फीडर ला के दो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन डे पे धांधली का ज़ाहिर है ये पीटीआई के लिए, खास तौर पे पंजाब में, आपको लगता है कि इंतजामी उमूर इस वक्त नून लीग के हवाले कर दिए गए हैं? क्योंकि इंतजामिया भी, ऑफिसर वजीर आला पंजाब आप देखें और आईजी पंजाब, और वो सारे के सारे इस वक्त डिक्टेशन ले रहे हैं जाती उमरा से। सर, मैं आपको ना एक बात बताता हूं, 2008 में ना मुशर्रफ के खिलाफ वेव थी। 2008 में ना मुशर्रफ के खिलाफ वेव थी, अदलिया मूवमेंट थी। तो अदलिया मूवमेंट को जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे थे ना, वो थे वकील, वो थी तहरीक इंसाफ, और उस वक्त थी जमात इस्लामी। अगर आपको याद हो, ये सबसे ज्यादा उसको लीड कर रही थी। नवाज शरीफ तो उसका बेनिफिशियरी बनने, वो नहीं, कई दफा ना रैली निकालो ना, तो सामने ना फ्रंट पे एक बंदा जिसका रैली से कोई ताल्लुक नहीं होता ना, वो अपना बैनर लेके ना, एक बंदा उधर खड़ा करता है, एक बंदा इधर खड़ा करता है, और बिल्कुल। फोटो जो सामने से बनती है ना अखबार में देने के लिए, वो उसका जो ना नाम लिखा जाता है। तो अगले दिन वो अखबार में छपवा देता था कि मैंने रैली निकाली, मैंने एहतजाज कॉल किया। तो वो नवाज शरीफ ना वो वाला बैनर था जो अपना बूथा लेके सामने आ गया था। तो इमरान खान ने भी बॉयकॉट कर दिया, तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का, जमात इस्लामी ने भी बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का, और अगर आपको याद हो कि पूरे मुल्क के वकला ने भी बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का। बिल्कुल। एतजाज जी, एहसन साहब बिल्कुल। ने पीपल्स पार्टी छोड़ी नहीं थी, लेकिन वकला मूवमेंट का पार्ट थे, तो उन्होंने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, अगर आपको ये याद हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंडिया की मूवमेंट वाली जो जमातें थी ना, उनमें वो नवाज शरीफ धोखा दे के ना मैदान में रह गया, वो लड़ रहा था इलेक्शन। तो मुशर्रफ के खिलाफ पब्लिक को ना, जो सारी जमातें थी ना, उनमें ऐसे लगा कि नवाज शरीफ जो है ना ये मुशर्रफ का के खिलाफ है। तो 2008 में 25 एमपीए की सीटें होती थी लाहौर की, 25 एमपीए की सीटें होती थी। सारा दिन उस दौर में काफ लीग के जो कैंप थे ना, वो सजे रहे, और नून लीग के कैंप वीरान रहे। और रात को बिल्कुल। नून लीग, नॉट नून लीग, यूं समझे कि एंटी मुशर्रफ, 25 आउट ऑफ 25 सीट्स एंटी मुशर्रफ विन हो गई। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिल्कुल। तो अभी अगर ये समझ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि रौनक इन्हीं के कैंप पे लगी रहे, क्योंकि इन्होंने डर और खौफ फैलाया हुआ है। बिल्कुल। और जब रिजल्ट निकलना है ना, तो रिजल्ट निकलना है पैराशूट का, रिजल्ट निकलना है डॉक्टर यास्मीन राशिद के लैपटॉप का। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में भी काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो सबको पढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ थोड़ा-सा कमेंट, अभी आपने काफ लीग का ज़िक्र किया कि परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही, जिनके मुतालिक बहुत सारी बातें की जा रही थी कि वो इमरान खान साहब के साथ शायद उतने लॉयल नहीं हैं। लेकिन हाउ डू यू सी कि अब जिस तरह उनकी घर की ख़वातीन को जो है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी, जिस तरह उस्मान डार की वालदा साहिबा निकली हैं, और कुछ ऐसे कारकुनान हैं, उम्मीदवार हैं, जो खुद बेचारे या तो छुपे हुए हैं या जेल में हैं, तो उनकी फैमिलीज जो हैं वो कर रही हैं। तो सवाल मेरा पहला परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही के हवाले से है कि जो उनको आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना, आपके ख्याल से जितना उन्होंने स्टैंड लिया, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थी?
देखें, यकीनन जैसे ओवरऑल जो तज्जियात थे जो पॉलिटिक्स के हैं, उसके मुताबिक तो परवेज इलाही साहब को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। जितने भी तज्जिया निगार होंगे आप उनसे पूछ लें तो वो यही कहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं परवेज इलाही साहब बड़े जीरक पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने और मोनस भी माशाल्लाह वो उसमें भी बड़ी मामलात मैंने देखे जिस तरह वो चीजों को एनालाइज करता है। तो इट वाज अ गुड, फाइनली मैं समझता हूं उनको खराज तहसीन पेश करना बनता है, और उन्होंने जो भी स्टैंड लिया वो सारे इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हर वो शख्स जब तक इमरान खान, अभी आज मैं आपके सामने बैठा हूं इमरान खान का सिपाही, इमरान खान का सपोर्टर, इमरान खान के लिए उसके नजरिए पे मैं खड़ा हूं, उसके साथ उसी के नजरिए पे मैं स्टैंड लेके खड़ा। अभी अगले मिनट मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खुदा ना खास्ता कर दूं, आप एकदम से देखेंगे सारी सपोर्ट बेस फारिग हो जाएगी, सारी सपोर्ट बेस बिल्कुल फारिग हो जाएगी। बिल्कुल। एक सर्वे करवाया इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज खोखर ने अपने फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ना, उन्होंने एक ओवरऑल सर्वे करवाया कि किस लीडर की कितनी एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान में। तो हर बंदे की ना, ये नहीं, नो वन वाज कंपेयर्ड टू एनीवन, बट एवरीवन वाज कंपेयर्ड इंडिविजुअली। हर बंदा एक इनफरादी हैसियत में उसके बारे में राय ली गई, उसकी इनफरादी एक्सेप्टेंस की राय थी। तो तहरीक इंसाफ से, जो तहरीक इंसाफ के खड़े हुए, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग उसके साथ स्टैंड करते हैं, एक इमरान खान साहब का नाम था, दो ऐसे शख्सियात का नाम था, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही, जो खान के साथ स्टैंड करते हैं, और चौथा नाम था पीटीआई से असद उमर साहब का। अब ये चार नाम थे, ठीक है, पीटीआई से। असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक दरमियानी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने कहा था कि मैं ओहदा छोड़ता हूं पार्टी का, ठीक है। अभी उन्होंने मुकम्मल लाताल्लुकी नहीं, यानी कि वो होता है। तो पहले नंबर पे तो खान था ही लंबी लीडों से एक्सेप्टेंस में पाकिस्तान में, दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी थे, तीसरे नंबर पे परवेज, तीन जमात की थे, और बाकी सारी जमातें उसके बाद थी। और असद उमर साहब जिनकी एक्सेप्टेंस थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई, जो बंदा जिसकी एक्सेप्टेंस बहुत नीचे आई, वो असद उमर थे। वो एक्सेप्टेंस भी बहुत सारी थी। तो मेरा कमेंट था उस दौर में, मैंने कहा अगर इसमें आप उस वक्त मुराद सईद को भी ऐड कर लेते, उसमें आप अली मोहम्मद खान को भी ऐड कर लेते, शरीफ को भी ऐड कर लेते, उसमें आप हमाद अजहर को भी ऐड कर लेते, उसमें आप आलमगीर खान को भी ऐड कर लेते कराची से, उसमें आप तहरीक इंसाफ के किसी भी स्टॉलबर्ट को और को ऐड कर लेते, उसमें आप जो है ना उस टाइम जो है ना पीटीआई में कुछ और लोग भी थे, फरूख हबीब भी था, जो भी तहरीक इंसाफ के कुछ 6-7 और ऐड कर लेते तो शायद पूरी लिस्ट में वही लोग होते। बिल्कुल टॉप 10 एक्सेप्टेंस उनकी। वो क्यों है? उनकी एक्सेप्टेंस की सिर्फ एक ही रीजन थी कि वो इमरान खान के साथ थे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, वो आप देखिएगा, आपको अच्छा पैगाम मिलता है कि एक दिन आप एकदम से पार्टी छोड़ते हैं और आपका एक्सेप्टेंस वो खत्म। अच्छा, अब मुझे जुबैर साहब ये बताएं कि कहते हैं कि मुल्कों की तकदीर जो है वो स्ट्रगल के साथ बदलती है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तभी जाके आज़ादी मिलती है। मेरा एक आपसे पर्सनल सवाल है, जिस जुबैर खान नियाजी को हमने इससे पहले देखा, ये सारा कुछ होने के बाद अब वो इलेक्ट होके अगर सियासत में आता है, तो दोनों में फर्क आया है? पहले के जुबैर खान नियाजी में और आज के जुबैर खान नियाजी में क्या फर्क है? इस सारी चीजों ने आपको क्या बनाया है? अब आप आते हैं पावर में, तो अब क्या करेंगे? सर, आप गोश्त पकाना हो ना आपने, तो गोश्त आप पका सकते हैं, जिसको पकड़ा सीधा डाला मसर पकाएं और फिर उसको खाएं। और दूसरी तरफ आपको मौका मिले कि आप मीट को मैरिनेट कर लें और अच्छा 12 घंटे के लिए मैरिनेशन रखें, तो मैरिनेशन के बाद जब आप वो मीट पकाएंगे ना, तो उसकी तासीर ही और होगी। तो ये
ये जो हमारे साथ गुजरी है ना, ये समझे हमारी मैरिनेशन हुई है। अब जो सबक मिला है या जो ये चीजें जो फेस की है, खान साहब ना एक बड़ा, इमरान खान इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर। इफ समवन कंसिडर्स हिम जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर, वो उसको फिर पता ही नहीं है उसको। इमरान खान एक्चुअली एक जाब्ता है हयात है, जो जिंदगी के तमाम असूल सीखे, उनसे इतना कुछ सीखा है कि आप सोच नहीं सकते। और जो फाइटर, एक इंसान को वो फाइटर बनाता है, एक आम से कारकुन को वो लीडर बनाता है। आप उसको, खान साहब एक बड़ी खूबसूरती है, वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रेस मेंटल जो जो नर्व्स होती हैं इंसान की, ये बिल्कुल वैसे ही मजबूत होती हैं जैसे मसल, फिजिकली मसल होता है। यानी आप जितनी रेजिस्टेंस लेंगे ना, आप वेट उठाएंगे, जितनी रेजिस्टेंस इसको दिखाएंगे, ये उतना मजबूत जाएगा। इसी तरह आप जितनी स्ट्रगल कर, जितनी मुश्किलात फेस कर, जितने आप असाब लेंगे, जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा आपके नर्व्स स्ट्रांग हो जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी डेवलप होती जाएगी फाइट। इमरान खान से इसलिए नहीं जीत सकता नवाज शरीफ। तो मैंने आपको कहा ना कि वो फीडर खत्म हो गया और भर के ला दो, मैं रोना धोना, वो तो उस बेचारे ने जिंदगी में कुछ खुद नहीं किया। वो जिम खाना में क्रिकेट, जनाब में क्रिकेट खेलने के दौर से लेके वो अपने अंपायर था। वो सलमान अहमद नहीं है अपना जुनून वाला, जी डिस्क्राइब करता है कि उसकी बात हुई। कैन यू हियर? विजुअल्स का मसला आ रहा है, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जी आ रही है, नहीं आपकी आवाज आ रही है, ठीक हो गया विजुअल भी। क्या सुनता है नवाज शरीफ के बारे में, जो जिना बाग में उसकी पहली मुलाकात हुई और वो तब फाइनेंस मिनिस्टर बना, और वो कैसे बातें, यानी कि उसके क्या थी दुनिया के बारे में। यानी उसका बाप ने कोशिश की कि एक्टर बन जाए, ये कोई मॉडल बन जाए, उसको पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश की, वो नहीं बना। ठीक है, फिर इस मुल्क में सियासत इतनी कोई मतलब जो ना माठा पेशा था कि अब्बा जी ने फंड लाया, अब्बा जी ने पैसे लिख के देते मियां शरीफ ने, और पुत्र जड़ा ना वो सियासतदान ते बड़ा लीडर बना लिया। और उसको कहा, एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताता हूं, इट इज नॉट कि वो पॉलिटिशियन भी नहीं बना। ये उस दौर में जब भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की ना, जी बिल्कुल, तो नेशनलाइजेशन में भुट्टो बहुत बड़ी जो गलती कर गया, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, वो नेशनलाइजेशन ने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डंप कर दिया। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रीज उस वक्त इंडिया के टाटा बिरला और इस लेवल पे, वो आज पता नहीं लेवल पे होती है, जिसमें बाइका भी एक कंपनी थी। वो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो इस नेशनलाइजेशन की वजह से हुआ, मेरा अपना भी यही मानना है। उसमें इनके वालिद साहब जो थे ना, वो तो यकीनन नवाज शरीफ का बाप जो था, वो ठीक है, मैं उसको अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, और वो जो उनको हिट लगी, यानी कि इनकी वो, तो इन्होंने उस वक्त दिमाग में फिर एक कॉन्सेप्ट, ओवरऑल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट आ गया ये कारोबारी ताजरों में, कि एक मुंडा करना है, एक मुंडा होना चाहिए। वो जो एक मुंडा सियासत होना चाहिए, वो सबसे बेकार होता है। वो एक मुंडा पकड़ के इन्होंने डाल दिया, और वो एक मुंडा जो है ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। और वो कोई पाकिस्तान को सर्व करने नहीं आए थे, वो आए ही अपने बिजनेसेस करने थे। उनको ये समझ के पाकिस्तान में हुक्मरानी अपने हाथ में करो और कारोबार में मौज करो, उनका विजन ही ये था। और वो इस विजन पे तब भी चल रहे थे, वो अब भी चल रहे हैं, वो अब भी नहीं छोड़ते कोई सौदा। ताकतें उनको बचाती हैं, ये बताएं कौन सी ताकतें हैं जो वो हर दफा आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं? कौन सी ताकतें हैं, जरा बताएं उनका। सर देखें, वो ताकतें वही हैं जो ताकत आलमी ताकतें हैं, जिनके आलमी मफाद हैं, जो इस मुल्क को बड़ी डीप थॉट है, बट सड़कें तो दुनिया में एक जरूरी है ना चीज, जो रोड नेटवर्क है वो एक बुनियादी जरूरत है। पर वो कहते हैं ना कि हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो शायद कोई हम थोड़े से हमारे सादे लोग हैं,
वो इसको ना और रंग दे देते हैं। वो समझते हैं शायद हमें किसी रोड कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम है। शायद हमने इनसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन की है अपने दौर में। तहरीक इंसाफ ने, एनएचए ने, मुराद सईद की वजारत में तारीख की सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन और रोड नेटवर्किंग की है पाकिस्तान में। बिल्कुल। कहना चाहता हूं कि उस दौर में जब मोटरवे बनी थी ना, जब मोटरवे का प्लान हुआ था 92-91 में, ये एक्चुअली बनी थी इंडिया को चौधरी बनाने के लिए। इंडिया से ये लाहौर एंटर होके, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से काबुल। ये बेसिकली जो सी पैक, यानी कि जो अगर आप सी पैक की हिस्ट्री उठाएं तो ये चाइना ने 80s में प्लान किया था। ठीक है, ये चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, वन बेल्ट वन एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई है चाइना का, जिसमें एक प्रोजेक्ट है सी पैक। बीआरआई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 65 से ज्यादा नेशंस को वो ऑन बोर्ड ले चुके हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली अमेरिका को तकलीफ थी कि ये चाइना क्योंकि ये बना देगा तो हम इनको यहां पे लगा दें। आप मुझे बताएं कि 91-92 में मैं इस्लामाबाद कौन जाता था? क्या वजह? इस्लामाबाद और लाहौर की क्या कम्यूटिंग थी? कोई कम्यूटिंग ही नहीं थी। कोई बता दे मुझे ट्रैफिक की। अगर 98 में ये ओपन हुई थी मोटरवे, ये आपको गाड़ी नहीं नजर आती थी उस दौर में। आप मोटरवे पे चलते थे, चढ़ते थे, आपको गाड़ी नहीं नजर आती। तो असल तो ये रोड तो अभी भी अगर कोई इस रोड को अगर कोई समझे तो हमें तो कराची से लाहौर तक रोड चाहिए था उस दौर में, ताकि जो पोर्ट पे जो सामान आता है वो कंट्री के इंटीरियर में उसकी ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव होती। हमें तो रेलवे नेटवर्क अच्छा चाहिए था, मालगाड़ी वहां से लगती और 5 घंटे में लाहौर पहुंच जाती, जैसे दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन होती है। हमें तो वो चाहिए थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मुझे बता दें इस सड़क पे वो तो आपको चाहिए थी, लेकिन माल किस तरह बनता? आप अजीब बात कर रहे हैं। मोटरवे माल तो पैसा किधर से आता इनकी जेबों में जाने के लिए? अगर ये रेलों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना करते तो फिर फ्लैट्स खरीद सकते थे वो। आप तो माल बात सब सुने, मैं बताता हूं। ना ये सड़क कराची वाली बना के शायद इससे ज्यादा कमा लेते। मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटरनेशनल गेम थी। अमेरिका थानेदार बनाना चाहता है इधर इंडिया को, और उस थानेदारी में पाकिस्तान को लाना चाहता है। मैं इंडिया से अच्छे ताल्लुक चाहता हूं, मैं भी इंडिया से, वो तो मेरा लीडर भी इंडिया से। में इन्होंने एक शिक है गालिबन 15 या 16, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया को जो है वो इंडिया की यहाँ पे थानेदारी हमने माननी है, खुद मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरियत किसने कहा? मिसाक जमहूरियत कोंडालीजा राइस की किताब पढ़ें। कोंडालीजा राइस आपको बताएगी, वो बताती है कि कैसे मुशर्रफ के साथ हमने डील कराई सारी। ये पैकेज आप बताएं कि गवर्नमेंट 2000, ये इसाक डार 2008 की गवर्नमेंट में भी पहले वजीर खजाना बना था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल, ठीक है। इसाक डार यूसर रजा गिलानी का वजीर खजाना था। वजीर तालीम था यूसर रजा गिलानी का एहसन इकबाल। बिल्कुल। वजीर यूथ अफेयर्स था साद रफीक। ये जो ख्वाजा भी मेरा ख्याल है एहसन इकबाल के पास ही थी उस वक्त। जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, और मुझे नहीं पता, बट एजुकेशन मिनिस्ट्री का मुझे पता है। ख्वाजा वेंटिलेटर जो था, ख्वाजा वेंटिलेटर भी कोई वजीर था, और ये सारे वजीर बने थे, और इन्होंने हलफ मुशर्रफ से लिया था सबने। बिल्कुल याद है। और अच्छा, अब उसके बाद आपको बताता हूं कि ये पंजाब में भी गवर्नमेंट इकट्ठे बनाई थी इन्होंने। ये तो 30 अक्टूबर, ये तो 2011 में खान साहब ने जब राइज पकड़ा तो ये नून लीग ने ड्रामेबाजियां शुरू कर दी कि पंजाब में हम उनको नहीं लेते तो इनको हम, तब आगे इन्होंने कोई ड्रामेबाजियां की थी। तो ये राजा रियाज साहब इनके वो थे। बहरहाल, तो मेरा पॉइंट है कहने का कि ये एक्चुअली ये स्टूजेस हैं दुनिया में। अब वो वहां से बैठ के इनके जरिए पॉलिसी डिक्टेट करते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन एम्बेसडर गवादर का चक्कर लग रहा है पूरा, आपके जो ना यहाँ पे वो सारे मामलात हैं। तो वो क्योंकि वो अब उन्हें पता लग गया कि ये जितना इमरान खान इतना ताकतवर हो गया है कि वो जो ना बिग बॉसेस खुद मैदान में उतर आए हैं। ठीक है, वो खुद आके जो ना मामलात को देख रहे हैं, एक एक बंदे से खुद मीटिंग की है।
रिजीम चेंज के दौरान भी एक एक पार्टी, एक एक लीडर, एक एक बंदे से वो खुद गारंटियां ले रहे थे, उनको हौसला दे रहे थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये वी आर बिहाइंड दिस एंड यू मस्ट नॉट गेट, मतलब देयर शुड नो बी, लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। वो आप देखे ना कि वो साइफर केस भी ठुस हो गया, वो जिस वक्त हल्फिया बयान आया है आजम खान साहब का वो क्लियर हो गया, फिर दूसरा तोशा खाना जो है वो इटसेल्फ तबाह बर्बाद हो गया, और इंतहाई घटिया हथकंडे ये जो इद्दत और निकाह वाला केस है वो भी अपने मुंह जो है इनके वो पड़ने वाला है। मुझे ये बताएं कि आपको बजाते खुद किन लोगों पे आपको यकीन था कि ये पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है, और किसी के जाने का आपको खुद जाती तौर पे दुख है कि इस बंदे को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी? देखें, काफी लोग हैं, मुझे उनका दुख है, जिनको जो 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 इतने बुरे लोग नहीं हैं, ना थे वो बुरे लोग, लेकिन दे कुड नॉट रेजिस्ट द, उनको रेजिस्ट करना, और वो सिचुएशन उनकी जिंदगी की ऐसी थी कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, उनकी जी। जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आ सकते थे। और मुझे काफी लोगों का दुख है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल ठीक जो है। लोग अच्छा, ये जो मुझे सनम सिर्फ जावेद खुशी, को रखा हुआ है जेल में, सनम जावेद और यास्मीन राशिद साहिबा जो आपके साथ नेशनल असेंबली की टिकट होल्डर हैं, और खदीजा शाह अब आज़ाद हो गई हैं, और वो हमारी दूसरी जिनका इंतखाबी निशान 22 है, जो ख़वातीन, आपने ये तारीख में कभी देखा कि इस तरह जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ ये ख़वातीन दे रही हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे 2 लोगों का तो ये जो ख़वातीन में से 2 लोगों का मुझे 101% यकीन था, और वो मेरे यकीन पे पूरी उतरी हैं। लेकिन उन 2 लोगों के अलावा जिन ख़वातीन ने स्टैंड लिया, मैं उनको उससे भी ज़्यादा ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन 2 लोग जिनको मुझे यकीन था, वो 2 लोग थे, वो 2 ख़वातीन थीं। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनका मुझे बिल्कुल ऐसे अज़बर था जैसे मुझे अपना है, और दूसरी थी सनम जावेद। और सनम जावेद का मैं पहले, ये जब ये हमारी पार्टी में जिस तरह आउटस्पोकन ये रही, ऑल्दो ये पार्टी का बाकायदा ओहदेदार नहीं थी, शी वाज अ सपोर्टर सनम पार्टी। जावेद का तो सिर्फ कसूर इतना नहीं है जुबैर साहब के वो मरियम की क्रिटिक थी। मरियम नवाज क्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग है सिस्टम में कि वो उसको इबरत बनाने के लिए जो है उसके लिए सारी मशीनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज 8-9 महीने हो गए हैं वो जेल की सलाखों के पीछे है, और उसको इसने ही हीरो भी बना दिया है मरियम ने। सनम तो मरियम यानी इतनी कंट्रोल में है। सनम जावेद जैसी जो दलेर खवातीन है ना, सनम जावेद जैसे जो दलेर पाकिस्तानी हैं, और जिनकी जबान में वो दम है, जिनकी जबान को ये बंद नहीं करा सकते, जिनका नजरिया आजाद है, उनसे तो इन्हें बहुत खौफ आता है, ये बहुत डरते हैं उनसे। इनका दिल करता है कि उनका मुंह किसी तरह बंद करा दिया जाए। मैं आपको बता रहा था 25 मई वाला जो पर्चा था, उसकी सुबह 8:45 बजे मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट की भी, आप चेक करें उसकी जरा, ठीक है। और फिर डीआईजी साहब को, उस दौर के जो डीआईजी साहब थे, उनको कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा करे, नजरिया बनाए कि ये बड़ा गलत हो रहा है। यानी कि पब्लिक में ये बताना था कि पता नहीं कोई बंदूकों वाले आ रहे हैं, ठीक है। अल्लाह खुदा का खौफ कर यार, इतना बड़ा झूठ बोला है इस जान में। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस तरह के इल्जाम लगा के तुम बच जाओगे किसी तरह? कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मैंने बाद में, हमारी गवर्नमेंट आ गई बाद में, वो जिमनी इलेक्शन हुए ना, जो इनको हमने चुक के मारा बाहर जी, वो पंजाब में, ठीक है। वो हमारी वापस पंजाब में गवर्नमेंट आ गई, मुझे फिर पूरी बात पता चली। वो मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेके उनको, डीआईजी साहब को इंस्ट्रक्शन थी कि ये बंदा पकड़ के दो हमें, ये बंदा पकड़ के दो। क्यों? क्योंकि ये बंदा जगह जगह तकरीरें कर रहा है लाहौर में, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ के मालशिए हैं, ये पालशिए हैं, ये बुजदिल हैं, ये वो क्या कहते हैं, वो जो क्या जुमला था वो कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर कांट बी चूजर्स। हाँ जी, का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन यू आर ट्राइंग टू डू। ये अलमिया इस मुल्क का बन चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
अच्छा, इमरान खान साहब जेल में हैं, आजकल वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हम आखिरी सवालात की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब जेल में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो आप तक भी पहुँच रही है। कितनी तक़वियत मिल रही है आपको? कितना आप उससे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं? देखें जी, किसी के लिए वो हम जब नौजवान होते थे ना, जब सही वो यूथ वो जिसे कहते हैं ना, नौजवान तो खैर अल्लाह ताला वो इंशाल्लाह, वो खान साहब कहते हैं कि मेरे से सब जो छोटे उम्र में नौजवान हैं, लेकिन टीनेजर में के दौर में ना वो हम लड़ाइयां झगड़े मसल शसल दिखाने का बड़ा शौक होता था। तो आए जी। दिन ना कोई दोस्त हमें बुला लेता था कि यार वो फलाने ने हमें मारा है, तो आओ हमारे साथ ना उससे निबड़ने चलें। तो हमने देखा कि वो ना लोगों ने ना हमें दूर बना लिया, बुला के ना हमें कहते थे कि अब लड़ो तुम। तो अगलों की लड़ाई खत्म हो जाती थी, हमारी उनसे आगे मुस्तकबिल में लड़ाई हो जाती थी। तो वो यंग दौर था ना, जरा हम जज्बाती भी थे। तो फिर हमने ना फिर एक असूल बनाया, वो उस दौर में एक सबक सीखा। हम कहते थे यार उसके साथ खड़े होने जो अपने साथ खड़ा हो सके। तो इमरान खान बिल्कुल। के साथ पाकिस्तान पता क्यों खड़ा है पूरा, मुझ समेत और दीगर? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को यकीन है कि ये बंदा आखिर तक खड़ा रहेगा। ये बंदा वो बंदा नहीं है जो हार मानता है। इसकी सारी जिंदगी की जो तरगीब है, इसकी सारी जिंदगी की जो स्टडी है, वो इसी बेसिस पे है। कोई हार नहीं सकता, हार नहीं हरा सकती आपको जब तक आप हार ना माने। खान साहब के तो मैं आपको कितने वो बता दूं कि वो कहते हैं कि इट इज नॉट द डिफीट दैट जो ना यू लूज, इट इज द डीमोरलाइजेशन आफ्टर दैट डिफीट। एब्सोल्युटली। डीमोरल बिल्कुल। वो तो अल्लाह ताला ने उसे क्या ईमान दिया है, अल्लाह ताला ने उससे आज तक आप वो फिर वही वाला किस्सा है कि जो इम्पॉसिबल पूरी जहान ने करार दे दिया था, अल्लाह ताला ने उसको वो शर्फ बख्शा के उसने वो कर दिया, क्योंकि उसका अल्लाह में ईमान था अपने मकसद के सामने। मकसद सच्चा था, फिर वो मेहनती, फिर वो ईमान रख के उस पर डटा रहता था। वो चौधरी निसार साहब की ना एक मैं पुरानी बात सुनाता हूं आपको। वो क्या नाम है उसका, ये बात सुनाते हैं हारून रशीद साहब। हारून जी। रशीद साहब ना बात सुनाते हैं पुरानी, यानी कि 2008-9 की बात है। तो हारून रशीद साहब ने एक दिन जिक्र गपशप लगी, कहते मैंने चौधरी निसार से वो बात चल रही, तो चौधरी निसार मुझे कहता है कि इमरान ना HSN कॉलेज की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन होता था और इमरान जो है ना उसका 12th मैन होता था। तो हारून रशीद साहब ने कहा कि फिर क्या हुआ? तो उसने चौधरी निसार ने कहा कि फिर हमने क्रिकेट छोड़ दी और वो खेलता रहा, वो लगा रहा। तो हारून रशीद साहब की उस बात से फिर मैंने एक बात निकाली, मैंने कहा यार वो खेलता रहेगा और इंशाल्लाह तुम्हारी बस करा देगा, वो लगा रहेगा और तुम्हारी बस हो जाएगी। और उसने साबित किया उस दौर में, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, जब वो जी। उसको मतलब चौधरी खान साहब के जो है ना मतलब जो है ना वो इजी लेता था, यार खैर है, अगर एक पार्टी बना भी लिया तो खैर है, वो नहीं होता जैसे चल क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल। कोई नहीं खैर है, इसको साथ कर सकते हैं, बोलता शोलता है, बातें शातें करता रहेगा, तो हम ही इसकी गुफ्तगू का फायदा उठा लेंगे। वो इस चक्कर में था। तो वो उसने कहा कि बिल्कुल वो सही। लगा रहेगा और तुम्हारी छुड़वा देगा। तो अभी भी बिल्कुल मुझे सही है। ईमान है कि वो आखिर तक लगा रहेगा और पाकिस्तान में एक और इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा, और इंशाल्लाह। वो पॉसिबल होगा बिल्कुल सही है। कि निजाम से लड़ के जीतेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अब आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्शंस के हवाले से? द माइक इज योर्स। मैं सबसे पहले अपने वोटरों को कहता हूं कि ऐसे किताब अपने हाथ में रखें अल्लाह की, या हाथ दिल पे रखें जिस दिल में आपके अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बसती है, और फिर अहद करें कि हम शेर को, तीर को, लालटेन को, IPP को, किताब को, किसी को, पतंग को, ये इन सारी कुव्वतों में से किसी कुव्वत के निशान पे हम अहद करते हैं
कि हम मोहर नहीं लगाएंगे। ये पाकिस्तान के दुश्मनों के स्टूजेस हैं इस मुल्क में, ये पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे, जो आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान कभी अपने पैरों पे ना खड़ा हो और हमेशा मोहताज रहे उन आलमी कुव्वत के, ये उनके गेम खेल रही हैं। पाकिस्तान जिस तरक्की की डगर पे चल रहा था, जिस तरह से इकोनॉमी को, जिसे कहते हैं ना कि वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल्ड सेलिंग करके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और उनकी पूरी टीम लेके जा रही थी, ये उसको सबोताज करने आए थे। जिस मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहा था, ये सारे स्टूजेस, ये उनके कहने पे इस मुल्क में रजीम चेंज करने आए थे। जो मुल्क अपने एक वेलफेयर स्टेट बनने जा रहा था, जिस मुल्क में तरक्की की शरह 6.1% हो गई थी, जिस मुल्क में हेल्थ कार्ड मिल रहा था, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलना शुरू हो गया था, जिस मुल्क में पाकिस्तान के गरीब लोगों को थोड़ी किस्तों पे अपना जाती मकान मिल रहा था, सूद के बगैर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, जो खान साहब ने फोरक्लोजर लॉ पास करवाया था, जिस मुल्क में एहसास प्रोग्राम लोगों की गुर्बत, पॉवर्टी खत्म कर रहा था, लोगों के वो गुर्बत की लकीर से ऊपर ला रहा था, जिस मुल्क में एक निसाब तालीम लागू हो गया था, जिस मुल्क में कुरान का नाजरा का तर्जुमा सिलेबस का पार्ट बना दिया गया था, जिस मुल्क में सयाहत तरक्की करने की तरफ जा रही थी, जिस मुल्क में फॉरेन टूर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, जो मुल्क दुनिया को पूरी दुनिया कोविड का मुकाबला नहीं कर सकी और पूरी दुनिया ने माना कि जिस तरह से इमरान खान की क़यादत में कोविड को हमने शिकस्त दी, जिस तरह का उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूस्ट लेके आया, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ तारीखी तौर पर राइज की, पाकिस्तान का किसान तारीख में इतना कभी खुशहाल नहीं हुआ जो इमरान खान के 2022 और 21 में हुआ। उस मुल्क की बुनियादें दोबारा से हिलाने अमरीकी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये सारी जमातें इकट्ठी होकर आई मैदान में, और इन सारी जमातों ने पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश की। पाकिस्तान में वो कवानीन आ रहे थे, अगर आपको याद हो, जो आखिरी कानून हमने पास करवाना था जो कि नहीं पास होने दिया इन्होंने, वो कानून था जो क्रिमिनल लॉ में 700 शिकों का इजाफा था। अगर आप वो प्रोग्राम देखें, रजीम चेंज से शायद 5 या 10 दिन पुराना शायद वो है, जिसमें वो पॉलिसी, जिसमें रिवाइज हुए थे वो जो है ना लॉज, मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अभी तक 1890 समथिंग का हमारा जो है फौजदारी के कवानीन लागू है इस मुल्क पे। अभी तक ऑफिशियली वीडियो एविडेंस नहीं है कानून में, सिर्फ आप उसके जरिए बंदे को पकड़ के कन्फेस करवाते हैं, फिर मुकदमा बनता है, यानी मुकदमे में ताकत आती है। आपका और किसी किस्म की ऑडियो एविडेंस ऑफिशियली नहीं अलाउड, ऑफिशियली उसकी कोई हैसियत नहीं। जज की मर्जी उस उनके को बातें कर दे तो कर दे, किसी किस्म का डीएनए कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई एविडेंस ही नहीं है, किसी किस्म का जो ना ये ऑफिशियल एविडेंस ही नहीं है। फजूल से मुकदमे पे एक बंदे की इज्जत तार तार करके उसको थाने में रात गुजरवा दी जाती है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसको थाने में जमानत हो जाए उसकी, कि उसकी थाने में भी जमानत हो जाती है। एक आप श्योरिटी बॉन्ड देना ना कि बंदा पेश हो जाएगा अदालत में, एफआईआर को कोई भी हो सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक की शिकें हैं इस मुल्क में, तो वो कवानीन का हिस्सा नहीं है जो वो कवानीन इमरान खान ला रहे थे। और सिविल लॉ में 500 अमेंडमेंट्स आ रही थी, और मैं आपको बता रहा हूं क्रिमिनल लॉ में 750 अमेंडमेंट्स आ रही थी। ये मुल्क जिस डगर पे इमरान खान लेके चल रहा था, ये वो एनर्जी क्रिएट करने जा रहा था जो क्लीन और जो है ना क्लीन और चीप एनर्जी फॉर्म करने वाली थी, यानी कि डैम्स। पहली दफा 40 साल बाद पाकिस्तान में डैम बनना शुरू हो गए थे बड़े। पाकिस्तान में पहली दफा 2 बड़े शहर आबाद होने लगे थे, रावी के वो रावी अर्बन सिटी और ये उसका ये जो आइलैंड था कराची के पास, पहले अर्बन ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा लाहौर के अंदर, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा लाहौर के अंदर, इतने बड़े बड़े मंसूबे थे। क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का क्याम, क्या सीरत नबी
अथॉरिटी का क्याम, क्या अलकादर ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी ट्री का क्याम, प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान था में उनमें से 22 नई यूनिवर्सिटियों का क्याम। यूनिवर्सिटी, ये नून लीग अपनी तरफ से बातें करती है, हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई मैं बताऊं आपको? गवर्नमेंट कॉलेज के आगे लिख दिया यूनिवर्सिटी, कनेड कॉलेज बिल्कुल के आगे लिख दिया यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज के आगे लिख दी यूनिवर्सिटी, वो बिल्कुल होम इकोनॉमिक्स, मतलब यूनिवर्सिटी लिखते जाओ, सिर्फ वो कॉलेज जिसके साथ कॉलेज लिखा हुआ है उसके साथ यूनिवर्सिटी लिखो, यूनिवर्सिटी बन गई इनकी तरफ से। इनकी यूनिवर्सिटी तो यही है। बिल्कुल इनको यही नहीं पता कि असल में यूनिवर्सिटी होती है उसके स्टैट्यूट्स पास करने से। यूनिवर्सिटी एब्सोल्युटली का एक, हर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एक 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 ना बॉडी होती है इंडिपेंडेंट, नहीं, लेकिन उसका एक यहाँ पे तो अपना आइन कानून है। ही उल्टा चल रहा है ना। अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई तो वो जुर्म बन गया इमरान खान का। वो बिलियन ट्री सुनामी, वो आज जाके देखें जो वो था, वो भी एक जुर्म बना दिया गया। तो आप क्या अब कहना चाहेंगे? सर आपको मैं बताऊं, इमरान खान साहब ने एक स्कीम लाए थे, मुर्गियां और बकरे और ये जो लाइफ स्टॉक की जो ब्रीडिंग की एक एनकरेजमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, ये पब्लिक को, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर, ये कभी नहीं, जैसे ये कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट कोई, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ हमने मंशूर में लाई थी कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे। 1 करोड़ जॉब सरकारी नौकरी नहीं देनी होती। ये नहीं होता कि किसी को सरकारी नौकरी 1 करोड़ मिल जाएगी, एग्जैक्टली ठीक है। आपने आपने जनरेट करना होता है, यानी कि आपने ऐसे पॉलिसीज लगानी होती है, ऐसी पॉलिसीज बनानी होती है जिससे डिफरेंट सेक्टर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो। खुद ब खुद लोग जो है वो उससे बेनिफिट और लें। आपको पता है 3.5 साल का जो फिगर, जो 3.5 साल का इंडिपेंडेंट फिगर जो इनके दौर में इकोनॉमिक सर्वे में फाइनल हुआ, पाकिस्तान के 3.5 साल में 67 लाख नौकरी इमरान खान के दौर में जनरेट हुई। बिल्कुल सही। आपके दौर में, इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे गई, टेक्सटाइल की नहीं, लेबर अवाम शॉर्ट तो हो याद गई। कर रही है। आप देखें कि सिर्फ सेहत कार्ड एक ऐसा था जो आज हर गरीब जो है वो रो रहा है, पिट रहा है कि सेहत कार्ड जो था वो जिस तरह से वापस लिया गया, अवाम दुश्मनी का जो मुजाहरा हुआ, उसकी भी मिसाल नहीं है हमारे पास। बहरहाल जी, सेहत कार्ड इनको क्यों दर्द होगा? इन्होंने तो इंग्लैंड जाके, मतलब इनको तो हल्का सा फ्लू हो जाए तो इंग्लैंड जाके इन्होंने रहना होता है। देखिए, लीस्ट बॉदर कर, ये दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल मिसाल के तौर पे, ठीक है, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में था और अलीम खान हमारी पार्टी में था, इनकी भी बाहर जायदादें हैं, ये तो हिल नहीं सकते, ये तो हो गया ना। जिनकी बिल्कुल दूसरे में जायदादें हैं और जिनकी जिंदगी का इंटरेस्ट ही बिजनेस करना है और पैसा बनाना है, उनके तो हल्के से कान मरोड़ेंगे उधर से, वो हिल ही नहीं सकते उनके आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनल मैसेज क्या है जुबैर साहब आपका अवाम के लिए इलेक्शन के हवाले से? फाइनल मैसेज ये है कि आपने, फिर से बताता हूं, इन सारों के निशानों पे मोहर नहीं लगानी। पहला है तो ये कर लें, ठीक है जी। उसके बाद तहरीक इंसाफ के हर हलके में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो उनका वेबसाइट पे भी आ रहा है, उनका हमारी हर हलके की जो व्हाट्सएप चैनल भी जनरेट हो गए हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे हलके के नाम से, आपको व्हाट्सएप चैनल उस हलके का मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कैंडिडेट है वहां का। तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट पे जो आ रहा है pticandidates.com है, जिसको लिंक कर दिया insaf.pk के साथ, आप उस पे अपना हल्का नंबर लिखेंगे और उसमें इंतखाबी निशान आ जाएगा कैंडिडेट का, और वो बस 1-2 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी मजीद चीजें, क्योंकि वो कभी डाउन हो जाता है लिंक, कभी अप हो जाता है। और इलेक्शन के जैसे जैसे करीब आएगा, आपको पता ना, वो समुद्र में एक शार्क भी है, वो जो ना सारी वो उसको चक मार लेगी केबल को और इंटरनेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं इनको बता दूं कि जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। अब आप इंतजार करें। एक जज ने इमरान खान को कहा कि आपको क्या जजेस पे एतबार नहीं है? उसने, इमरान खान ने कहा, मुझे सिवाय अल्लाह के आप किसी पे एतबार नहीं है, मुझे सिवाय अल्लाह के आप किसी पे एतबार नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि एक उनकी तदबीरें और एक तदबीर फिर अल्लाह लगाता है, और मान है कि अल्लाह की तदबीर आएगी में, और इंशाल्लाह ये मुल्क आजाद होगा। में अवाम का और रियासत का आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईने पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान को मजरू कर दिया इन्होंने, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने।
90 दिन में इलेक्शन होना था पंजाब और केपी का। आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 6 लगेगा इलेक्शन कमीशन पे, आर्टिकल 6 लगेगा इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पे, जिन्होंने जो है ना बड़ी दीदा दलेरी से पाकिस्तान में ये सब ज्यादती करवाई। फिर इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने तब भी बल्ला ऐड नहीं किया उसमें। कंटेम्प्ट में क्या जाते, वो काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब ने इतना खूबसूरत इंसाफ किया कि उसके बाद काजी साहब के जो हक में बोलने वाले रिपोर्टर थे ना, वो भी हक में नहीं बोलते, वो भी नहीं बोल सके हक में। यानी वो इतने शर्मिंदा हो गए बेचारे, वो हक उन्होंने में बोल ही नहीं जस्टिस सके। मुनीर की रूह जिंदा की है। मैं आपको कहता हूं कि देखें, ये आप भूल जाएं कि आप कोई यहाँ पे जो है ना कुछ कार्रवाई डालेगा और फिर वो एस्केप कर जाएगा या उसका कोई पूछेगा नहीं और उसका कुछ, ये आप भूल जाएं। आप इट इज, ये नए दौर में आप दाखिल हो गए हैं। अगर कोई 1990 में जी रहा है या 90 की दहाई में जी रहा है, या जो समझता है कि कोई, देखें 90s में और जो ना जब तक ये बहुत ज्यादा मीडिया नहीं आया था तब तक आपको पता सारे बयानात ना अखबारों में छपते थे। किसी के लीडर ने क्या बयान दिया वो अखबार में छपता था। अच्छा, अगर वो बयान उल्टा साबित होता था तो लीडर एकदम से मुकर जाता था, मैंने तो बयान ही नहीं दिया। तो अब तो आप मुकर ही नहीं सकते ना। आपके ब्लू टिक हुए ट्विटर हैंडल्स हैं, ठीक है, आपका बूथा सारा वक्त किसी न किसी पे है। आपने मरियम नवाज की बात की ना कि वो ये बोल रही है, वो बेचारी ना, मतलब उसे समझ नहीं आ रही कि अवाम को एंटरटेन क्या करे। उसको उसका ख्याल है कि मैं इमरान खान को गालियां निकालूं, उसके शुगर लगाऊं, पता नहीं कौन उसका मशीर बना फिर रहा है, वो परवेज, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका यार, परवेज का, वो एक परवेज रशीद नाम है उनका, लेकिन उनके और मुशीर है जो इस वक्त चैनलों को भी हाइड कर रहे हैं। खैर, और भी जो वो मेरा ख्याल है वो क्या नाम है, जो भी है, इरफान सदीक की है, जो भी है, वो अपनी वो तनख्वाह पे लगे, बस मौजें कर रहे हैं तनख्वाह पे। उन्हें क्या, उन्हें इससे क्या, वो उसको बता रहे हैं बीबी तुम ऐसा करना, तुम कहना जी कि वो प्लस्तर ये है, वो समझ नहीं कि ये वो दौर नहीं है भाई। कितने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए, ऐसे घंटों में फारिग हो गए, ऐसे लेस देन एन आवर वो एक्सपोज हो गए। क्यों? एक वीडियो निकल आती है, 1 मिनट में कोई पिक्चर निकल आती है, बंदे एक्सपोज हो जाते हैं, फलाना बंदा, वो इन्होंने ना वो हमारा पार्टी इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने ना कार्ड भेजे वो अडियाला के बाहर ना, वो वहां नारे चारे लगा रहे कि हमारा, अच्छा, वो 5 मिनट में पता लगा कोई पुलिस वाला था, कोई इनका कारकुन था, नॉन लीग का कौन था। बिल्कुल बिल्कुल। ये पता नहीं कौन से दौर में, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इधर सर आप 5 मिनट में आप एक चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले करें, वो उसका जो ना एक्सरे करके सामने रख देगी। मरियम नवाज ने आपकी ये बात सुनने के बाद ना आईजी पंजाब को कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ के जरा रिमांड लें उसका, वो कह सकती हैं। नहीं, मरियम नवाज ने ये इंटरव्यू सुन के जाके अपने सर्जरी जिससे कराती है उस डॉक्टर को कहना कि मेरे दिमाग में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुसा दे। नहीं, वैसे वो तो मेरे पास डॉक्टर तो इंटेलिजेंस जन्नती है जो नहीं, वो डॉक्टर जन्नती है, वो 53,000 रुपए में लंदन में सर्जरी करता है। आप कैसी बात कर रहे हैं जुबैर साहब? सर बात यह है कि वो ये इनके जो आसपास लोग हैं ना वो सारे जन्नती हैं। मैं ये वो इन्होंने जन्नत बनाई हुई अपनी जाती, वो जन्नत है इनकी जो ना नवाजने की, वो जन्नत है इनको रिटायरमेंट के बाद लोगों को बड़े बड़े ओहदे देने की, वो जन्नत है लोगों को बड़े बड़े मरात मिलने की, वो ये वाली जन्नत है। वो जो दुनिया के अंदर नहीं जन्नत ढूंढ रहे होते हैं हमारे लोग, वो वाली जन्नत है। क्या ये मरियम नवाज, मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज ये अगर ये दे हैव लॉस्ट द ट्रेन, दे हैव मिस्ड द ट्रेन, द वर्ड इज दे हैव मिस्ड द ट्रेन। यस, ये आप भूल जाएं, ठीक है। और फिर मरियम पे ही हम स्टक हुए में, वो मैं बिलावल साहब को भी सुन रहा था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना यार, ठीक है ना जी। बिलावल साहब इतने बड़े इनकलाबी बनने, बिल्कुल बिलावल साहब इतने बड़े इनकलाबी। अच्छा, वो ना वो इलेक्शन का मंशूर जारी किया उसने, आपने पढ़ा वो मंशूर? जी, 200-300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो 300 यूनिट वो दे रहे हैं, 200 मरियम दे रही है और पीटीआई किसी को बिजली नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा फर्क है उनकी बेहतरीन कैंपेन। मुझे बताइए अभी 16 महीने क्यों नहीं दिया? ये 16 महीने जो इन्होंने 16 महीने जो गवर्नमेंट की है, इसमें क्यों नहीं दिया? पहली बात,
दूसरी बात मतलब वो ये कहता है मैं अवाम पता को नहीं अभी कौन भी बेवकूफ समझते हैं। ये अवाम को, उनको रियाया देखना को, ये इनके लिए तो अवाम जो है वो इनकी रियाया है ना। वो मरियम ने कहा था ना, मैं वो बताता नैब हूँ के बाहर के सुने हम हुक्मरान खानदान। हम हुक्मरान खानदान। ये वो बिलावल साहब ना, अब बिलावल साहब का अब जोक चेक करें ना जी। वो कह रहा है कि मैं ना किसानों के लिए कार्ड लाऊंगा, मैं फलाना के लिए कार्ड लाऊंगा, मैं फलाना। अच्छा, ये वो विजन्स हैं जो इमरान खान फर्स्ट टेन्योर ऑफ केपी के, फर्स्ट जी टेन्योर ऑफ पंजाब, इससे जी बहुत आगे लॉन्च कर चुका है। एक बात। दूसरी बिल्कुल। बात, इसको किसी ने कहा तुमने ना इमरान खान बनना है, वो इसको किसी ने कहा अगर बड़ा लीडर बनना है ना तो इमरान खान वाली बातें कॉपी करना शुरू कर दो। अच्छा, उसको ये नहीं अच्छा, ये पता नून बेचारे को लीग कि ने भी इमरान ये काम शुरू किया हुआ है। वो सस्ती कॉपी कर रहे हैं नून लीग भी। वो चाहे वो वो सुने ना, ऑटोग्राफ हो, चाहे स्टेटमेंट्स हो। भूल गए हैं, वो भूल गए हैं कि इमरान खान के लिए 27-28 साल में अपने पैरों पे खड़े होकर रगड़ा खाना पड़ता है। वो भूल बिल्कुल गए हैं सही। कि इमरान खान बनने के लिए हक और सच के साथ खड़ा होना पड़ता है मुश्किल तरीन दौर में। वो भूल गए वेरी हैं कि ट्रू। इमरान खान बनने के लिए अवाम का हकीकी मायने में हमदर्द बनना पड़ता है। वो भूल गए हैं कि जब उसके इमरान खान के जो है ना, पूरी मीडिया ने एक खौफनाक प्रेशर लॉन्च किया हुआ था कि कर्फ्यू लगा दो जैसे बाकी मुल्कों में लग गया है कोरोना में, कोविड में। तो वो उसने आपके गरीब अनरजिस्टर्ड लेबर का एहसास करने के लिए उसने कंट्रोल लॉकडाउन लगाया और उसको किया कि कोई भूख से ना मर जाए इस मुल्क में। नहीं तो लाशें कोरोना से थोड़ी होनी थी इस मुल्क में, भूख से ज्यादा होनी थी। उसके बिल्कुल। अलावा इस मुल्क वो तो को दुनिया चलाना एक पूरी अजाब ने होना उसको एडमायर था। किया। उन पॉलिसीज पे तो दुनिया ने उनको, इमरान खान साहब को एडमायर किया और बाकी मुल्कों को पैगाम दिया कि जिस तरह उन्होंने किया हमें भी वो फॉलो करना चाहिए था। ये तो पूरी दुनिया इसकी मानने वाली है। और दूसरा, बिलावल साहब वो मंशूर अपना प्रिंट कराने से पहले भूल गए कि बिलावल साहब आज तारीख है 21 जनवरी सन 2024। आपकी गवर्नमेंट 18 फरवरी सन 2008 को इलेक्शन जीत के आई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे तो आप 50 साल से ज्यादा से हुक्मरानी कर रहे हैं। आपके नाना हुजूर 1965 में भी, 1962-63 में वजीर खारजा थे। फिर चले, वो तो एक अयूब खान के थे ना, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जमात से 70 में इलेक्शन जीत लिया था। उसके बाद बिल्कुल फिर 70 में इलेक्शन जीत के आपके नाना ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रखी और फिर आपके नाना ने 1973 में बाकायदा आइन के बाद हुकूमत संभाली। आप 1973 बिल्कुल से ऐसे ही है। लेके आज तक 51 साल से हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन उसको भी मैं भूल जाता हूं। मैं, आप जब से पार्टी के चेयरमैन है ना, आप पार्टी के चेयरमैन है। बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर साहिबा जो है ना वो शहीद होती हैं 27 दिसंबर 2007 को। 7 को आप बिल्कुल। उस दिन से चेयरमैन। 2008 के 18 फरवरी को आप इलेक्शन जीत के इक्तदार में आए थे, आपने सूबा संभाला था। आप 3 टेन्योर कर चुके हैं। आप मंशूर लिख के दे रहे हैं। आपको लिखना चाहिए सब कुछ कर दिया मैंने, ये तहलके मचा दिए। सिंध में एक भी शख्स बेरोजगार नहीं है। सिंध में नहीं तो एक जो भी अभी शख्स नूरा को कुश्ती जो इन्होंने शुरू की हुई है, जो अभी एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू किया हुआ है, आप समझते हैं कि अवाम नामेबाज जो है वो अब तू खुद चोर, तेरा बाप सबसे बड़ा चोर, तू चोर, और तुम चोरों के पार्टनर। तुम 2008 में भी इन्हीं चोरों के साथ हुकूमत बनाई थी तुमने। इसहाक डार तुम्हारा 2008 में भी वजीर खजाना था। इसहाक डार तुम्हारा 2022 में भी वजीर खजाना था। तुम उसी काबीना के हिस्सा थे। तुम क्या ड्रामेबाजी, अवाम को तू बेवकूफ समझता है कि मैं कह दूंगा तो मैं तू समझ रहा कि तू अगर जो है ना अंग्रेजी नुमा उर्दू बोलेगा तो लोग समझेंगे कि बड़ा पप्पू बच्चा आ गया और बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहा है। लोगों को पता बिल्कुल तेरी सही है। तुम्हारी तुम हो। अच्छा, अब तुम आपने देखो ना, ये जिक्र छेड़ ही दिया है तो मुझे जाते जाते ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान को किस चीज से खतरा है। खान साहब ने तारों की सियासत की दुकान बंद कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब का तो मसला ये है कि वो इमरान खान को जीता नहीं देख सकता। मौलाना साहब बेचारे ना, वो केपीके में ही उनकी आखिरी ग्राउंड थी। कुछ 4 सीटें वो बलूचिस्तान में लेते थे। तो मौलाना साहब के पास ये बहाना मारने के अलावा कोई हल नहीं रह गया कि नहीं नहीं मैं इलेक्शन नहीं है ये वो। उन्हें पता है कि मौलाना साहब केपीके की आवाम जरा पंजाब से भी ज्यादा डाढ़ी है।
ठीक है जी। केपीके वाली आवाम जो है ना वो तो आर पार कर देगी मौलाना साहब को, ठीक है। और मौलाना साहब आपको पता है कि केपी से खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, वो बलूचिस्तान से अब खुद इलेक्शन लड़ने चले गए हैं। हाँ, वो अचकजई के साथ उनकी डील भी होगी ना, अचकजई साहब ने उनके हक में वो बैठ भी गए हैं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मौलाना को भी नहीं मिल रही बाय द वे। नहीं, वो तो पब्लिक नहीं देगी ना, वो तो पब्लिक नहीं, नहीं वो कह रहे देगी। मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे कारकुनान को खतरा है। जब उनसे पूछा जाता है कि किससे खतरा है तो वो नाम भी नहीं ले सकते। तो मौलाना साहब जो है ना वो, मौलाना साहब पे मुझे तरस आता है, ठीक है। मौलाना साहब बेचारे जो है ना वो क्या होता है, वो जो ना घर का होता है ना घाट का होता है बेचारा, वो ना बेचारा दीन का रह गया है, ना वो दुनिया का रह गया है, वो उसका कोई नजरिया नहीं है, ना ही इज नॉट, वो बस खत्म हो गई ना। वो ड्रोन अटैक के माहदे पे दस्तखत है उसके यार, चले छोड़े। बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो खुद ड्रोन विकीलीक्स में अटैक एनडब्ल्यू पैटरसन के घुटनों में बैठे थे ना कि मैं नवाज से और जरदारी से बेहतर आपकी खिदमत कर सकता हूं, तो वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ड्रोन के वो जो आप बता मौलाना रहे हैं साहब वो सिग्नेचर्स भी मौजूद है रजीम चेंज असेंबली। में बताया ना, रजीम चेंज में सबसे बढ़ चढ़ के कौन आगे आगे फिर रहा था? मौलाना मौलाना साहब थे। तो मतलब जो है, मौलाना साहब अब असल में वो फंसे पड़े हैं, वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, ऊपर से उनकी जान को खतरा हो गया है। अल्लाह ताला उनकी जान को हिफाजत में रखे। मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ हो, मैं उनको सियासी तौर पे जरूर चाहता हूं कि अवाम ऐसा सबक सिखाए कि मौलाना साहब को समझ आ जाए। बिल्कुल सही है। जुबैर अहमद खान न्याई साहब, अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत मौलाना साहब का जी 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 सॉरी, मौलाना जी साहब का जी जी जिक्र जी में एक बड़े मजे का मौलाना साहब का मैं बात याद आ जी जाती जी है। जी जी बताएं। मौलाना साहब ना वो इनका फतवा होता था हमेशा से कि कैमरा ना हराम है, तस्वीर हराम है, कैमरा हराम है। वो तो बेनजीर की इनका हुकूमत फतवा को भी होता हराम कहते था। रहे, खातून की हुकूमत को भी हराम कहते रहे, मैं फिर कहता हूं कि उन्हीं की पार्टी में हुकूमतें भी करते रहे। मैं कहता हूं वो तो दुनियादारी है ना, वो तो सियासत है ना। अब मैं आपको मजे की ना वो उस जब जब मैं आपको इनका जवाब सुनाता हूं ना, इनसे एक एंकर ने पूछ लिया कि मौलाना साहब ये तो आपके फतवे के मुताबिक, आपके नजरिए के मुताबिक सब हराम होता था, तो अभी तो आपके ये कारकुन वो मजमे में ही थे ना, वो इंटरव्यू दे रहे, तो ये कारकुन अब पिक्चर भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा था, अब ये हलाल कैसे हो गया? तो मौलाना साहब ने पता नहीं कौन सी मंतक दी, बजाय इसके कि तुम तस्लीम कर लो कि तुम्हारी तब की मंतक गलत थी, तो वो क्या जबरदस्त उसमें लॉजिक पेश कर रहे हैं उनका कि पता नहीं जब जब ऐसे होता है ना, फलाना फलाना मामलात हो जाते हैं तो फिर हुक्म में नरमी हो जाती है। तो वो बिल्कुल जो जनाब, हुक्म में इन्होंने नरमी हो मजहब को अब नरमी हो वो जाती है। बिल्कुल जिसके दीनी नजरियात में नरमी होने का फॉर्मूला पहले से तैयार है, तो बिल्कुल उसके ऐसे ही है। बाकी नजरियात में कौन सा, वो तो समझो फिर वेरी ट्रू। वो तो है ही, वो नरम थोड़े, वो तो पानी है सारा। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल है जुबैर साहब, पाकिस्तानी अवाम को, लोगों को अब ये समझ आ चुकी हुई है कि ये जो मजहब का मंजन जो बेचने की कोशिश कर रहे थे इतने सालों से और कामयाब भी थे, कि अब उनका वक्त भी जो है वो खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब ने ये तमाम सियासी दुकानें यूं लगता है कि बंद कर दी हैं। मैं आपका मजे की बहुत बात आपको सुनाता हूँ, जी 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 सॉरी फिर से ये वो बात नहीं खत्म होते होते फिर लंबी हो जाती है हमारी। नहीं नहीं, आप कहें कहें, वो बिल्कुल कहें। वो 2000 वो मुशर्रफ के दौर में हम जब में थे ना, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में थे, जी तो हम यंग स्टूडेंट्स होते थे, हमें बहुत ज्यादा नजरियात का नहीं पता होता था। तो जी जब हम आशना हुए ना राइटिस्ट के नजरियात से और लेफ्टिस्ट, और हमें पता लगा कि ये बड़े स्ट्रांग नजरियात होते हैं, और जी तो मैं सोच विचार में, यंग बिल्कुल छोटा था ना, तो मैं सोच में था कि क्या अडॉप्ट करना है, क्या ठीक होता है, पूरा एक तजस्सुस था और मैं सोचता था। तो मैं ना लिटरली आफ्टर ईयर और टू ना मैं एक नजरिए पे पहुंचा कि यार ये सब झूठ चल रहा है। इधर सबसे बड़ा मुकाबला राइट और लेफ्ट का नहीं है, इधर सबसे बड़ा मुकाबला राइट और रॉन्ग का है। इमरान वेल खान ने वेरी राइट राइट। और रॉन्ग के नजरिए, राइट और रॉन्ग को सामने रख के ना अपनी सियासत ऐसा लेके चले कि आज वो राइट वाले भी बेचारे अपने वोट लूज करके इमरान खान के हवाले कर बैठे हैं, लेफ्ट वाले भी लूज करके अपने, सोशलिस्ट, हर किस्म का जो पाकिस्तान हर नजरिए का आप फिर क्यों उठा लें,
हर बिल्कुल ऐसा फिरका, ही है। हर फिरके का जो ईमानदार किस्म का आलिम दीन है वो इमरान खान के हक में बोलता है, हर फिरके का। आप उठा के देख लें, मेरा ख्याल है आपको जुबैर इमरान साहब, खान इमरान खान नेशनल लेवल से उठ के इंटरनेशनली भी जो है वो मुस्लिम उम्मा में जो उन्होंने अपना मकाम बना लिया है, तो इसलिए अब वो खतरा बन चुके हुए हैं उन ताकतों के लिए और इन स्टूजिस के लिए। सर इमरान खान साहब के लिए ना आज से कोई 100 साल से ज्यादा अरसा पहले अल्लामा इकबाल इमरान खान जैसों के लिए शेर लिख के गए थे, और वो 2 शेर में इमरान खान साहब के लिए जो खास तौर पे वो लिख के गए थे ना, उनमें से एक था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछ ले बता तेरी रजा क्या है, कि उसने बिल्कुल। अपनी खुदी को बुलंद किया ना, उसको फॉलो करते हुए। फिर दूसरा जो शेर वो इमरान खान साहब के लिए कह गए थे, और आज दुनिया मानती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है बात, क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम तो तेरे जिसने हैं, बिल्कुल। मोहम्मद से वफा की पाकिस्तान में, तो वो एक ही लीडर मुझे नजर आया, उसका नाम इमरान खान है, और उसने जो ना ब्लास्फेमी के अगेंस्ट और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती थी वेस्ट में, वो उस लेवल पे उसका 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 उसकी जंग लड़ी, जिसने यूएनओ में खड़े होकर कहा कि वी ऑल मुस्लिम्स गेट हर्ट when anybody say bad words, use bad words about our prophet Muhammad, peace be upon him. एब्सोल्युटली। और हाथ में तस्बीह लेके और पाकिस्तान के नेशनल ड्रेस में जो वहां गया, तो जो स्टूजेस है ना, स्टूजेस यहाँ पे बैठे हुए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये कौन चला गया है, ये अपना नेशनलिज्म प्रमोट कर रहा है। और आप कभी निकाल के देखिएगा वो फुटेजेस कि किस तरह वो डोनाल्ड जो ना ट्रंप, वो किस तरह दुनिया के लीडर्स के साथ हाथ मिला के और ऐसे ऐसे करके ना उनको इजी लेके मतलब लिटरली उनको वो, और फिर जब उसका हाथ मिलता है द ग्रेट लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा इमरान खान, तो खान उसको नहीं ऐसे तो खुद हाथ पुतिन मिलाता के है, साथ वो जो रशिया में और मुलाकात थी, जिस दिन वहां पे जंग हो दूसरे रही हाथ से थी, उस दिन सर जी। कोनी दूसरे हाथ से ट्रंप की कोनी ऐसे पकड़ता है कि इधर जरा सुकून, और फिर कैसे उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बराबरी की सतह पे बैठ के बात करता है, और फिर वो कहता है कि जो ना ये जो ना पाकिस्तान और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है ना, ये इक्वालिटी पे बेस्ड हो, इस पे बेस्ड नहीं होगी कि एक मुल्क तगड़ा है और एक कमजोर है और पता नहीं तो वो फलाना और ढमकाना है। वो आप सुने तो आपको पता लगेगा कि कौन सा लीडर आया, और इनको समझ आ गई थी। और एक्चुअली तो ये जो मंसूबा था रजीम चेंज का, इसका जो ये एग्जीक्यूट होना था, जब आपको याद हो कोविड के दौरान शहबाज शरीफ लंदन से जहाज पकड़ के पाकिस्तान लैंड हो गया था, बिल्कुल आखिरी फ्लाइट पे, और ये सारे खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और बड़ी जी जूम मीटिंग्स हो रही थी, याद है आपको? बिल्कुल 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 याद है। उनके बाद इनकी हवाइयां उड़ गई ना, जब दुनिया में देखा ना कि वबा फैल गई है, तो इन्होंने कहा कि दौरान अगर हुकूमत ले रही तो काबू हमारे से होनी नहीं है, तो गंदे हम होना शुरू हो जाएंगे ना। तो ये अपनी तरफ से बड़े खेलने हैं, तो उन्होंने कहा कि काबू तो दुनिया के लीडर्स से नहीं हुई, तो इमरान खान कहां से काबू करेगा, तो ये इसको बिल्कुल ही खत्म होने दो। तो फिर वो कहते हैं ना कि एक तुम्हारा प्लान होता है और फिर एक अल्लाह का प्लान होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल बेशक मैं खान साहब को क्योंकि करीब से भी जानता हूं और पूरा अच्छी तरह से उनको मैं वो करता हूं, अपनी तरफ से मेरा ईमान है कि मैं उनको अच्छी तरह एनालाइज करता हूं, समझता हूं। तो मैं वो जो है ना क्या कहते हैं वो ये एक वो सॉरी मैं क्या मैं कहने लगा था, सॉरी। बहरहाल खान साहब जो है ना, खान साहब के मुतालिक आप कह रहे हैं कि आप उनको बड़े करीब से जानते हैं कि वो क्या नहीं करेंगे, कुछ ये बताना चाह रहे हैं आप? वो मैं हाँ, जब रजीम चेंज हो रही थी ना, तो मेरी एक जगह डिस्कशन शुरू, जब रजीम चेंज की तरफ चीजें जा रही थी, तो मुझे एक्चुअली ना मुझे भिनक आ गई थी अगस्त में। मैं बहुत करीब से ना वो मैं बहुत ज्यादा वो उसमें करता हूं, तो मुझे फील होने लग गया था अगस्त में कि क्या तरफ अगस्त 2021 मैं वो रीड कर रहा था, करीब से मैं रीड कर रहा होता था क्या होना है मतलब अपनी मेरे एनालिसिस होते थे। तो फिर जब बिल्कुल करीब आ गया, तो मेरे एक बड़ी बड़ी हमारी ना इंटेंस डिस्कशन होती है, प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई, एक फोरम है, पर्सनल फोरम है हमारा। तो वहां पे वो भी आगे से भी तगड़ी गुफ्तगू होती है। तो मैंने उनको एक जुमला बोला था, एक्चुअली मोर देन
ये मैंने एक से ज्यादा महफिलों में ये जुमला बोला था, वो मैं आपको रिपीट करता हूं जुमला। मैंने उन्हें कहा कि ये जेन्युइन इमरान खान के खिलाफ अब तहरीक, यानी कि ये गेम हो रही है, और हो सकता है कि खान मुकाबला करके इनसे जीत जाए, और हो सकता है कि गवर्नमेंट चली जाए। ये दोनों तो किसी भी पलड़े में जा सकती हैं चीजें। लेकिन मैंने एक बात की उनको ना पूरी ऐसे, एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। उसने कहा वो क्या? मैंने कहा गवर्नमेंट इमरान खान की गई या बच गई, दोनों सूरतों में उसकी इज्जत में बेइंतहा इजाफा होगा। तो आगे से उन्होंने सवाल किया कि अच्छा तो इसका फैसला कौन करेगा कि इजाफा हुआ है कि नहीं? तो मैंने कहा आप खुद बताएंगे, इतना इजाफा होगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ हुआ है। नो डाउट, क्योंकि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और वो जैसे चाहे इज्जत दे, जैसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन मैं क्योंकि खान साहब को करीब से जानता हूं, तो मैं उनको, जो मैंने जिंदगी के उनके एनालाइज किया, मैं ये मान ही नहीं सकता था कि एक शख्स अपनी जिंदगी के इस फेज में आके किसी के हाथों जलील हो सके। मैं ये मान ही नहीं सकता था। मेरा ईमान गवारा ही नहीं करता कि मैं इस बात को मान सकूं कि उसकी इज्जत में किसी किस्म की कमी आ सकती है उसके लास्ट फेज में। बिल्कुल सही। जुबैर साहब, दिल तो नहीं कर रहा कि ये महफिल और ये आपसे गुफ्तगू जो है ये ख़त्म करें, लेकिन हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और जिस कड़े वक्त से आप गुजर रहे हैं पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है, और हम दुआ करते हैं कि ये आने वाला इलेक्शन जो है ये आपको भी कामयाब करे और आपकी पार्टी को भी जो है वो कामयाब करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक नई समत जो है अपने लिए मुंतखब कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुबैर खान नियाजी, और किस तरह, जिस तरह लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, आप ये देखिए कि इन पर कितने मजालिम हुए, कितने जुल्म ढाए गए, लेकिन आपने उनको सुना कि किस तरह वो भी डटे हुए हैं, उनकी आवाज़ में वो गरज है, कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि खौफ ज़दा है या डरे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, अवाम ने और उनके जो हकीकी लीडर हैं उन्होंने खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए हैं, और इसी से दुश्मन जो है वो परेशान है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से हमेशा बचा के रखे। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और शब बख़ैर।